वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा इन टुडे सेशन वी हैव टू कवर सितंबर 2025 आरटीपी सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग पेपर। बेटा आरटीपी के अंदर आपको ना हर एक चैप्टर के कुछ एक क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहले आपको ना ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रू फॉल्स। ठीक है, दो ट्रू फॉल्स का मैं आपके साथ बेटा एक और सेशन जो है वो शेड्यूल करूंगा, जिसके अंदर पूरे आपके स्टडी मैट के सारे ट्रू फॉल्स प्लस जो भी पास पेपर आरटीपीज मॉडल टेस्ट पेपर में अब तक जितने ट्रू फॉल्स आए हैं वो आपके साथ हम एक क्लास के अंदर जो है डिस्कस कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा व्हेन यू आर अटेंडिंग दिस क्लास लाइव, जो जो बच्चे लाइव लगा के चल रहे हैं साथ साथ पार्टिसिपेट करके चलिए एंड ट्राई टू सॉल्व विद मी। ठीक है, बेट रेदर कोशिश कीजिए मुझसे आप थोड़ा सा एक या दो स्टेप आगे चलिए हर एक क्वेश्चन के अंदर, और अपना आंसर साथ साथ चेक करते रहिए, डिस्कस करते रहिए। we will plan out similar sessions for the model test paper और past papers as well। ठीक है, for time being let's just start with the true false। state with the reason whether the following statement are true or false। बेटा एक चीज समझिए, ट्रू फॉल्स के अंदर आपको जो ट्रू फॉल्स आते हैं 6 ट्रू फॉल्स आते हैं पेपर में, एंड ईच ट्रू फॉल्स ऑफ 2 मार्क्स। टोटल बन जाते हैं नंबर ये 12। अब ये जो ट्रू फॉल्स है इसके अंदर एक चीज है कि अगर आपने आंसर आपका इनकम्प्लीट है यानी रीजन आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है, तब भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इनकम्प्लीट है तब भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपको क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रीजन आपका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर रीजन होगा तब आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो बेटा सबसे पहले ट्रू फॉल्स आपके सामने आ रहा है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर बुक्स आर बैलेंस्ड। कह रहे हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनको क्या करा जाता है, बैलेंस करा जाता है। हाँ जी बेटा, क्या कहते हो, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? हाँ जी, हम्म। एनीवन, ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू वाले कितने हैं हैंड रेस, और फॉल्स ट्रू वाले जो हैं हैंड रेस करो। यथार्थ, आदित्य, प्रणव, अ, 4-5 बच्चों का कहना है सर ये ट्रू है। अच्छा, जो ट्रू है वो तो गलत आंसर है। अच्छा फॉल्स वाले बताओ बेटा कितने हैं। जो जो ट्रू बोल रहे हैं गलत आंसर है बच्चे। नमूनो, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर आर बैलेंस शीट। बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस मैंने शीट आप होती लोगों है। को जब लेजर वाला चैप्टर करवाया था, लेजर के नोट्स के अंदर लिखवाई हुई है ये चीज। ठीक है, कि जो आपके रियल और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनको बैलेंस करा जाता है। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं बेटा, क्या इनकम एक्सपेंस लॉसेस और गेन वाला नहीं होता, तो उसको तो आप क्या ट्रेडिंग या पी एंड एल में ट्रांसफर नहीं करके चलते। इट इज द रियल एंड पर्सनल अकाउंट दैट आर बैलेंस्ड। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। बोलो क्या सबको क्लियर है, पहला सबको क्लियर हो गया? यस यस सर। चल यस सकते हैं सर। आगे। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। हाँ जी, सर क्या कहते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। रीजन क्या दोगे? पर्सनल अकाउंट है वो। सर पर्सनल रीजन क्या पर्सनल अकाउंट दोगी? होते हैं। अकाउंट से आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू अराइव एट द बैंक बैलेंस। क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक बैलेंस पे पहुंचने के लिए बनाई जाती है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स है। फिर फॉल्स। क्या रीजन क्या फॉल्स। लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे? कैश बुक का भी कैश बैलेंस। बुक का बैलेंस होना गलत चाहिए। गलत गलत। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो क्यों बनाई जाती है, रिकंसाइल करने के लिए। रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसाइल। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल एंड एक्सप्लेन the causes of differences, explain the causes of differences, ठीक है, between balance as per cash book and balance as per पासबुक। बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है, कि आपको रिकंसाइल करके चलना है और आपको कारण बताना है डिफरेंसेस किस वजह से आ रहे हैं, अगर कोई है बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक में एट अ पर्टिकुलर डेट। क्लियर है? Next, the provision for discount on debtors is calculated before deducting the provision for doubtful debts from debtors। क्या कहते हो? फॉल्स। 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 क्या होता है पहले, क्या पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकाली जाती है फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स? तो मैं इस स्टेटमेंट का रीजन दो तरीके से दे सकता हूं। एक तरीका ये, मैं इस बिफोर की जगह क्या लिख दूं, आफ्टर लिख दूं।
दूसरा तरीका ये, मैं पहले लिख दूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉर डेटर इज कैलकुलेटेड बिफोर द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अच्छा, अगला पॉइंट, लैंड इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। क्या कहते हो बच्चों, क्या लैंड एक डेप्रिशिएबल फॉल एसेट है? फॉल्स अप्रिशिएट होता है। नो सर, ये अप्रिशिएट हो सकता है। लैंड एप्रिशिएट होता है बेटा। लैंड जो है वो एक डेप्रिशिएबल एसेट है, इसका आंसर जो है फॉल्स है, लेकिन रीजन क्या देके चलोगे, एप्रिशिएट हो ना लिखोगे, ठीक है, लिखोगे बिकॉज इसकी जो लाइफ है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। ठीक है, लाइफ लिमिटेड नहीं होती। अनलिमिटेड लिख दो या लिख दो लाइफ इज नॉट लिमिटेड। समझ आया? अच्छा, यस सर। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज सर अ मेथड ऑफ सस्टेनिंग द इन्वेंटरी। हाँ जी बच्चे। सर, पर जो लैंड है वो तो हमारा वो नहीं होता एक नेचुरल, तो उस पे अमोर्टाइजेशन नहीं होता। बच्चे, लैंड पे अमोर्टाइजेशन कब से होने लगी बेटा, वो इंटेंजिबल एसेट है भाई। अमोर्टाइजेशन किस पे होता है, क्या अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट के ऊपर नहीं होता? हाँ, तो फिर वो नेचुरल पे क्या होता था? बेटा नेचुरल पे तो डिप्लीशन होता है, और लैंड जो होता है उसकी तो लाइफ क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। फाउंडेशन ओके। लेवल पे जो चीज आपको पढ़ाई जाती है वो क्या पढ़ाई जाती है कि जो लैंड होता है उसकी लाइफ क्या होती है, इज नॉट लिमिटेड। तो उसको कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करा जाता। जब आप सीए इंटर लेवल पे आओगे वहां पर आपको काउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जब आप डिटेल में पढ़ोगे, वहां पर आप पढ़ोगे कि कुछ एक पर्टिकुलर केसेस होती हैं जहां पर आप लैंड को भी डेप्रिशिएट हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज अ मेथड ऑफ सस्टेनिंग इन्वेंटरी बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट। बोलो बेटा क्या कहते हो? फॉल्स। ट्रू नमूनो, ट्रू। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर आप फिजिकली काउंट करते हो इन्वेंटरी को, तो दिस इज ट्रू। बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ जी, ट्रू। ट्रू या ट्रू। फॉल्स? ट्रू है। ट्रू। ट्रू ट्रू। सर। सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एनी एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई भी रिसिप्ट और पेमेंट से होती है, बीट ऑफ कैपिटल नेचर, बीट ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड बीट फॉर एनी पीरियड, उसको यहाँ पे हम रिकॉर्ड करके चलते हैं, तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट्स अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। क्या कहते हो? डिबेंचर सस्पेंस कहां पर आता है? Notes to account. नोट्स एसेट्स। टू अकाउंट्स। एसेट्स में। एसेट्स में आएगा, बिल्कुल ठीक। कौन से एसेट्स में आएगा? नॉन करंट। सर नॉन करंट एसेट्स के अंदर दिखा के चलते हैं बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर याद करो। हम एंट्री नहीं पास करते थे डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, मैंने आपको नोट्स के अंदर लिखवाया भी हुआ था, ये देखो, ध्यान दो जिनको नहीं ध्यान में आ रहा। ये देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर, मेथड टू, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, आपको नोट्स में लिखवाया भी हुआ था। नॉन करंट एसेट्स के अंदर, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर आप दिखाते हो डिबेंचर सस्पेंस। आया याद? यस सर। बच्चों आप यस लोग सर। अगर नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, ट्रू फॉल्स में दिक्कत आएगी। क्या कोई भी ट्रू फॉल्स डिफिकल्ट था? इनमें से कोई भी डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हम में से कितने बच्चों के विद रीजन सारे करेक्ट हुए? हार्डली 1 और 2 स्टूडेंट्स मुझे लगता है, शायद किसी एक का भी सारे करेक्ट नहीं थे विद प्रॉपर रीजनिंग। तो इफ यू आर टेकिंग ट्रू फॉल्स लाइटली, या आप थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर साइडलाइन करके चल रहे हो ना बेटा, आप कहीं ना कहीं 12 मार्क्स अपने रिस्क में डाल रहे हैं। आप 12 नंबर का रिस्क नहीं लेके चल सकते बच्चों। तो ट्रू फॉल्स प्लीज, जो फाइल शेयर करूंगा ट्रू फॉल्स की उसको करके जाइएगा, और ट्रू फॉल्स का सेशन जिस दिन लूंगा आपने लगाना है। रेदर स्टडी मैट से एक बार खुद से करिए सारे ट्रू फॉल्स। चलिए, अगला कंसेप्ट आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर है, कह रहे हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बताओ। ठीक है, तो ये वालों को अभी के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, थ्योरी में कवर कर दूंगा मैं ये दोनों कंसेप्ट। आगे आ जाओ जनरल एंट्रीज के ऊपर। चलिए जनरल एंट्रीज शुरू करते हैं। You are required to pass the journal entries for the following. Employed had taken a stock worth 50,000. Cost price 45,000 on the eve of New Year. The same was deducted from their salary in the subsequent month. बेटा वो उसकी सैलरी से क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया सब्सिक्वेंट मंथ में। तो बोलिए बेटा एंट्री जो है इसकी क्या होनी चाहिए? स्टॉक जो है वो इंप्लॉय ले गया,
अगर एम्प्लॉय स्टॉक लेकर गया है तो सीधी सी बात है परचेज तो कम होने वाली है, तो क्या परचेज क्रेडिट हो जाएगा? सैलरी टू डेबिट क्या परचेज। कर दूंगा? सैलरीज में डेबिट कर दूंगा, सैलरीज का खर्चा, क्योंकि सैलरी में से डिडक्ट करके चल रहे हो। मुझे बस इतना बताइए अमाउंट कितना आएगा, 45 या 50? सर 45 का अमाउंट आएगा। ठीक 45। है, 50 नहीं लेके 45,000। चलोगे, 45 का अमाउंट लेके चलोगे। वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ द मशीनरी 16,000, क्या कैपिटलाइज होना चाहिए ये? Machinery to bank यस सर, एंट्री क्या हो मशीनरी जाएगी टू बच्चों? कैश। क्या मशीनरी टू बैंक एंट्री हो जाएगी? 16,000। यस सर। मशीनरी टू 16,000 बैंक एंड 16,000। 16,000। ये सबको हो गया क्लियर। नेक्स्ट, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स, सेल प्राइस 8,000, कॉस्ट 6,000, कैश Drawings to 1,000। purchase. क्या हो जाएगी एंट्री, बोलो? Drawings to cash to purchases. ड्राइंग टू सर कैश। ड्राइंग्स डेबिट होगा, To कैश purchase. आपका क्रेडिट होगा, और परचेज आपका क्रेडिट Purchases. होगा। परचेज भी करेंगे ड्राइंग्स कितने से डेबिट करके चलोगे, बताओ जरा? सर हम कैश में 7,000 7,000 से, and कैश 6,000। 1,000 से, और परचेज 6,000 से। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम संदीप ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000, ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, रुपीज 1,500 कैश डिस्काउंट वॉज ऑल्सो अलाउड फॉर द क्विक पेमेंट। हाँ जी बेटा, बोलो क्या एंट्री होनी चाहिए? 60,000 की लिस्ट प्राइस थी, Purchase to bank. 10% का ट्रेड डिस्काउंट था। Purchase to bank to discount receive. आप कह रहे हो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक To एंड टू discount. डिस्काउंट रिसीव। discount अच्छा, receive। अमाउंट बता सकते हो मुझे Yes क्या क्या sir। आना चाहिए? Purchase में 54,000 sorry. 5,400 नहीं, Sir 1000. 54,000। एक जीरो के चक्कर में 54,000। बेटा इस एंट्री में जीरो हो गया। हाँ जी, डिस्काउंट रिसीव में 52,500. कितना? 1,500। और 300। बैंक में कितना आ जाएगा? 52,500। 5,500. चलिए, फिफ्थ एंट्री पे ध्यान दीजिए। फिफ्थ एंट्री क्या करोगे? एक सेकेंड हैंड मशीनरी ली जवाहर इंडस्ट्री से, कितने की? 3 लाख रुपए की। सीजीएसटी उसके ऊपर और एसजीएसटी एक्स्ट्रा 6%। आपने लाख इमीडिएटली पे करे चेक से, और बैलेंस आपने पे करना है 2 महीने बाद। तो मुझे बताइए एंट्री क्या होनी चाहिए? क्या मशीनरी को डेबिट करना चाहिए? कितने से? Yes sir. सर मशीनरी डेबिट होगी 3 3 लाख. लाख रुपीज से। सर जो उसके ऊपर जीएसटी है और एसजीएसटी है, सीजीएसटी एसजीएसटी, वो मेरा इनपुट जीएसटी बनेगा। तो इनपुट Yes. सीजीएसटी डेबिट हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी डेबिट इनपुट हो जाएगा। एसजीएसटी डेबिट। ठीक है, और ये कितने से हो जाएगा? 3 लाख का 6%, 18,000। 18,000. 3 लाख का 18,000. 6%, 18,000। ठीक है, टू क्या हो To जाएगा? bank. हमने जो चेक से Bank. इमीडिएटली पेमेंट कर दिया उसको बैंक में लिख दूं 1 लाख रुपीज, और 1 लाख। बाकी जितना अमाउंट बन गया वो क्या पर चला जाएगा? जवाहर इंडस्ट्रीज में चला जाएगा। जवाहर इंडस्ट्री। कितना बैलेंस आ जाएगा? 2,36,000। 36. बोलो क्या ये एंट्री सबको क्लियर होती है? यस सर। यस चलिए, सर। अगला क्वेश्चन, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Classify each of the following transaction into capital or revenue transactions. Inauguration expenses of a new manufacturing unit in an existing business. बेटा इनोग्रेशन का खर्चा, ठीक है, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर। बेटा जो इनोग्रेशन के खर्चे होते हैं ये आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ये आपके कैपिटल नेचर के नहीं होते। अब ये चीज हमें कहां पर देखने को मिलती है? 2 चैप्टर्स में जाके देखने को मिलती है। पहला चैप्टर आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू, ठीक है, जो अलग से एक चैप्टर था। दूसरा, जब आप डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर थ्योरी के अंदर आता है कि क्या क्या चीजें कॉस्ट ऑफ पीपीई का पार्ट नहीं होती है। तो वहां पर स्पेसिफिकली दे दिया गया है कि इनोग्रेशन वाले जो खर्चे होते हैं ये नहीं आते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू। हाँ Excuse जी me, सर जो इनॉग्रेशन एक्सपेंस होगा वो जी, रेकरिंग नहीं, ना ही वो हमारे बिजनेस का कोई वो वाला खर्चा है डे टू डे। बच्चे मुझे बस इतना बताओ, क्या इनोग्रेशन का खर्चा करने से क्या आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है? तो बिजनेस क्या खोल क्या इनोग्रेशन के ऊपर आपने कुछ खर्चा करा, क्या उससे आपकी कोई रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ी? क्या आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, या आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है? नो सर। तो ये कैपिटल कैसे हो गया? फिर ये कैपिटल में नहीं जाएगा, दिस विल बी इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली। ठीक तो है रेवेन्यू कैसे हो गया हमारे, उससे तो है नहीं। बेटा, है तो खर्चा ना, खर्चा ही है ना। इसको कैपिटलाइज नहीं करूंगा तो कहाँ दिखाऊंगा? तो रेवेन्यू में दिखाना पड़ेगा ना। यहाँ खर्चा आपका कैपिटल नेचर का है, यहाँ रेवेन्यू नेचर का है। क्या ये कैपिटल नेचर का है? आंसर है नो। वाई? क्या मेरी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है? आंसर है नो।
क्या मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई कम हो रही है या वर्किंग कैपिटल कॉस्ट कम हो रही है इससे? नहीं। क्या मेरी वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है? नो। तो मेरा ये कैपिटलाइज होगा ही, तो ये कहां पर जाएगा? रेवेन्यू नेचर में। ठीक है बेटा, सिर्फ ये एक क्राइटेरिया नहीं होता। ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया कि एक खर्चा आपका रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग, बट दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया ना, कि अगर रेकरिंग है तभी वो रेवेन्यू होगा, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, आप बाकी भी तो चीजें चेक करके चलोगे ना साथ में। डन। बोलो, क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ो। यस इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू सेंट्रल हीटिंग मशीन सिस्टम। अब आपने एक नया सेंट्रल हीटिंग सिस्टम कैपिटल लगाया, नया सेंट्रल हीटिंग कैपिटल सिस्टम लगाया, तो ये तो आपका कैपिटल कैपिटल नेचर का खर्चा है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है? प्रोवाइडिंग ड्रेनेज फॉर अ न्यू पीस ऑफ द वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट। हमने क्या करा? ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए एक नया पीस लगाया वाटर एक्सट्रैक्शन सिस्टम का, तो ये भी बेटा आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। कैपिटल हुआ। अगला क्या है? रेलवे ट्रैक आपने लगाया फैक्ट्री के अंदर, एक्सटेंशन करिए रेलवे ट्रैक की विद इन फैक्ट्री, तो ये भी आपका क्या कैपिटल बन जाएगा बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल आपका ये बन जाएगा। तो ये आपका सर। क्या था? कैपिटल नेचर का हो गया खर्चा। हाँ जी बोलो बच्चों। सर आप ये वाली पीडीएफ भेजोगे? हाँ भेज दूंगा बेटा। अभी भेजोगे? क्वेश्चन सॉल्व करने आगे वाले साथ साथ में। बच्चे ये पीडीएफ आपके आईसीआई के उस पर अवेलेबल है, आईसीआई की वेबसाइट पे। सर मेरे को मिल नहीं रही है। मैं ग्रुप में भेज देता हूँ बेटा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीन से जरा अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए, मैं पीडीएफ आप लोगों को भेजता हूँ डाउनलोड करके। लो बच्चों, भेज दिया मैंने पीडीएफ। ठीक है, मैंने ग्रुप में पीडीएफ भेज दिया। चलिए, मेरे पास बड़े इस टाइम कैलकुलेटर नहीं है, तो आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए। वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर हरिओम आस्क यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एज अ बेसिस फॉर द ऑडिट। उसने आपको क्या दिया? ये डाटा फर्निश कर दिया। कह रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 8612 का था। वो क्लेम कर रहा है कि उसने रिकॉर्ड करी है हर एक ट्रांजेक्शन को करेक्टली इन ट्रायल बैलेंस, क्योंकि टैलीड है। आपको चेक करनी है एक्यूरेसी और रीजन देना है एरर्स के लिए। हरिओम की कैपिटल 2340 इज करेक्ट, ये क्रेडिट में ही आना चाहिए। ड्रॉइंग्स करेक्ट है। लीज होल्ड प्रीमिसेस करेक्ट। 41250 करेक्ट। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर है तो कहां जाना चाहिए था? ये डेबिट में जाना चाहिए था। परचेज करेक्ट है, लेकिन परचेज रिटर्न गलत हो गया, तो परचेज रिटर्न कहां जाएगा आपका? क्रेडिट में। लोन फ्रॉम बैंक इज करेक्ट। ट्रेड एक्सपेंस करेक्ट है। ट्रेड पेबल्स गलत हो गया। क्रेडिट में जाता बिल्स पेबल गलत हो गया। सैलरीज करेक्ट, ये करेक्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री गलत हो गया। ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा एसेट होता है मेरा। रेंट एंड रेट्स हो गया। ठीक है, और सैलरी ये अकाउंट आपका गलत हो गया 1470। टोटल करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। अगर आप देखो यहाँ पे कितनी गलतियां थी, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 गलतियां थी टोटल बेटा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो उस हिसाब से मार्क्स होंगे, यानी इन 6 मिस्टेक्स के बेटा मार्क्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो ऑलरेडी ठीक है उसने उसको आपने दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया उसको आपको मार्क्स देने बैठेगा, नहीं मिलेंगे। तो मेरे जरा मुझे टोटल तो बेटा, टोटल कितना आ रहा है? क्या टोटल यही आ रहा है क्या? टोटल कितना आ रहा है चेक करना है एक बार। यही आ रहा है 81810। है। यही सेम आ सेम रहा आ है, रहा है। तो टोटल करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा उसने मेरे को बोला कि रीजन भी देके चलो एरर्स के लिए, चलो रीजन दे देते हैं। सर ड्यू फ्रॉम कस्टमर जो है वो बेसिकली आपका क्या है? एसेट होता है। एसेट है तो उसका बैलेंस क्या होना चाहिए? डेबिट। सर ट्रेड पेबल्स और बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज हैं तो उनका बैलेंस क्या होना चाहिए? क्रेडिट। ओपनिंग इन्वेंट्री जो होता है वो आपका स्टॉक है, एसेट है आपका, तो अगेन डेबिट बैलेंस। और सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है? सेल रिटर्न का मतलब होता है जो आपने गुड्स बेचे हैं वो आपके पास क्यों है? वापस आए हैं। तो आपका स्टॉक आया है तो स्टॉक आपका बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए? क्या डेबिट होना चाहिए? ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली परचेज रिटर्न के केस में स्टॉक आपका बाहर जा रहा है, ठीक है, तो स्टॉक गोज आउट, तो क्या करना चाहिए? उसको क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, तो रीजन आप साथ में देके चलेंगे। तो दिस क्वेश्चन वो सिमिलर टू योर आईसीएस स्टडी मैट क्वेश्चन रहता है, मुझे आईसीएस स्टडी मैट का ही क्वेश्चन लग रहा है ये। चलिए बेटा,
राइट आउट द जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। स्पेसिफिकली उसने बोल दिया कि सस्पेंस अकाउंट को यूज करके आपने एंट्रीज करनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में उसने क्लैरिटी देगा वो। चलिए अब आप लोग मेरी मदद करोगे यहाँ पे, आप लोग मुझे आंसर दो। Goods of the value of the 15,000 returned by Mr. Aman were entered in sales day book and posted therefrom to the credit of his account। हाँ जी बेटा, क्या एंट्री होनी चाहिए? 15,000 के गुड्स मिस्टर अमन ने वापस करे थे, ठीक है। सेल्स डे बुक में हमने क्या कर दिए, एंटर कर दिए और उसको पोस्ट कर दिया उसके अकाउंट में क्रेडिट। सर सबसे पहले तो क्या सेल्स रिटर्न जो है वो Sales रिकॉर्ड नहीं हो return रखा, to तो सेल्स रिटर्न डेबिट sales होना चाहिए, return to sales नहीं, ठीक है। sales return sales account debit to suspense account। सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सस्पेंस पक्का, बिल्कुल ठीक है। सस्पेंस कितना आ जाएगा, 30,000 का। सबको एंट्री क्लियर होती है। ठीक है। नेक्स्ट, an amount of 7,500 entered in the sales return book has been posted to the debit of Mr. Ashish who returned the goods। बोलिए। क्या बोलते हैं वो, सस्पेंस टू मिस्टर आशीष, नहीं सस्पेंस टू मिस्टर हाँ, आशीष, करेक्ट। डबल अमाउंट 7,500 into 2 सस्पेंस टू मिस्टर आशीष इज करेक्ट। अच्छा, अमाउंट कितना आएगा, 15,000 या 7,500? 15,000 15,000 आएगा, ठीक है। डबल अमाउंट आएगा बच्चों, क्योंकि पोस्ट कहाँ कर दिया, क्या डेबिट में जाके पोस्ट कर दिया, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्ट टू द डेबिट ऑफ मिस्टर आशीष। आशीष के अकाउंट में कहाँ पोस्ट होना चाहिए था? अगर आशीष के अकाउंट में आप देखो तो क्रेडिट में पोस्ट होना चाहिए था ना, तो पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड है, ठीक है। बेटा रेक्टिफिकेशन के अंदर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर। मैं वो आपको करवा दूंगा एक सेशन लेके बीच में, प्लीज वो अच्छे से करके जाइएगा, कई बार आ जाता है बेटा पेपर। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जून 25 अमाउंटिंग टू 27,500 was not posted दो करेक्टली रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट। तो कह रहे हैं डेटर अकाउंट के अंदर कहने कोई गलती नहीं है। बेसिकली डिस्काउंट करा क्या, सस्पेंस। कैश बुक के अंदर ये जो डिस्काउंट का कॉलम आया था ये आया होगा, इसको हमने कहाँ पे लेके नहीं गए, पोस्ट नहीं करा, यानी डिस्काउंट अलाउड के अंदर नहीं गया होगा, तो डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट हो जाएगा। टू और सस्पेंस आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट बोलो कितना बेटा, 27,500 सस्पेंस। चलिए। बैड डेब्ट्स एग्रीगेटिंग टू 8,000 वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर वाज नॉट पोस्टेड टू बैड डेट अकाउंट। आपने बैड डेट राइट ऑफ करे हैं बैड लेकिन डेट टू पोस्ट नहीं करे। सस्पेंस। अब बेटा मैं आपको बताता हूँ पेपर में होता क्या है, पेपर के अंदर ना कई बार बच्चा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ता, ठीक है। वो पूरा क्वेश्चन पढ़ेगी ना आधी स्टेटमेंट पढ़ के ना बस शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसने करंट ईयर की ही बात कर रहा है, ऐसा नहीं बोला कि लास्ट ईयर हमने ये बैड डेट राइट ऑफ करे थे। बच्चा आंसर कर लिखते टाइम पता नहीं कहाँ से बैड डेट रिकवर लिख देगा बीच में। तो ऐसी गलतियां नहीं करके आनी इस टाइप की, पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। बैड डेट अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी हुई तो बैड डेट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। कितना अमाउंट आ जाएगा, 8,000 और 8,000 ही रहेगा। 8,000। चलिए, a sale of 30,000 made to Mr. Adya was correctly entered in sales day book but wrongly posted to the debit of Mr. Adya, sorry Miss Adya। सेल्स किसको करी, मिस आद्या को। सेल्स बुक में कह रहे हैं सही लिख रखा, यानी सेल्स में तो कोई गलती नहीं है, लेकिन कह रहे हैं रॉन्गली पोस्ट कर दी डेबिट ऑफ मिस आद्या में। आद्या को डेबिट करके बैठे हो जबकि होना नहीं चाहिए था, तो मिस आद्या क्रेडिट तो होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। कितने से, आव्या टू 30,000 रुपए से, आव्या थ्री। और सस्पेंस ठीक है। आव्या जो है वो डेबिट होगा कितने से, 30,000 से, और सस्पेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 27,000। 22,000 से। समझ लगे? हाँ जी। मैं सर सेल्स में तो जो वो होता है उसको डेबिट ही करते हैं आद्य। बेटा सेल्स बुक में तो सही करा हुआ है ना, नाम तो बट बच्चे यहाँ आव्या लिखा है यहाँ आद्या लिखा है। अच्छा अच्छा सॉरी। मैं आपको कह रहा हूँ कि अकाउंट्स का पेपर बहुत इजी आता है। द ब्लंडर्स जो होते हैं वो किस वजह से होंगे, एक तो पहला पेपर है, तो जो एग्जामिनेशन हॉल का एनवायरनमेंट होता है उसका जो प्रेशर वहां पर एकदम से बिल्डअप होगा फर्स्ट पेपर में, एक उस चक्कर में ब्लंडर होंगे। दूसरे ब्लंडर सिर्फ इस जल्दबाजी में होंगे कि आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक, अब किसी बच्चे ने यहाँ पे इसको नाम को गलत पढ़ लिया, यहाँ आव्या लिखा है यहाँ आद्या लिखा है, किसी ने सेम नाम पढ़ लिए, तो वो तो 27,000 से एंट्री करके आ जाएगा, ठीक है। तो उसका तो गलत हो गया ना क्वेश्चन, वो तो करके आ जाएगा आव्या टू सस्पेंस 27,000, वो गलत हो गया। सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट बाय 225, बोलो क्या कहते हो,
सप्लायर अकाउंट ओवरकास्ट है तो क्या कर दूं, उसको डेबिट कर दूं। सप्लायर टू सस्पेंस। सप्लायर टू तो सस्पेंड। सप्लायर टू सस्पेंस हो जाएगा कितने से, 225 से और 220। 225 से। 225। खत्म हो गया बच्चों, इजी। चलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम अपने वाले तरीके से करके चलें, प्लस माइनस वाले तरीके से। कैश बुक आपको दे रखी है, एज द बैलेंस एज पर बैंक दे रखा है। कैश बुक वो कह रहा है 27570 एज द बैलेंस एट बैंक, ठीक है। और कह रही है बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ूंगा। बीआरएस बनानी है 31 मार्च को। क्या क्वेश्चन में उसने बोला कि ये आपको जो है आपका ये एडजस्टेड कैश बुक है, नहीं बोला हुआ है ना। एडजस्टेड यस कैश बुक सर। नहीं बोला ना पेपर में। तो जब नहीं नो। बोला तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे एडजस्टेड कैश बुक की तरह उसको ट्रीट करके चलें। आप नॉर्मल कैश बुक बनाकर आइए। यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस आइटम, प्लस आइटम और माइनस आइटम। ₹27,570 कैश बुक का बैलेंस है एज पर बैंक स्टेटमेंट, है ना, एज पर बैंक। तो ये प्लस आइटम है। यस सर। ₹10,250 की सब्सिडी मिली फ्रॉम द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी। बैंक में पैसा आ चुका हुआ है, कैश बुक में नहीं है, तो कैश बुक में लिख दो। प्लस। तो प्लस में प्लस जाके लिख आइटम। दूंगा 10,250। 15 मार्च 2025 को पेमेंट साइड कैश बुक की अंडर कास्ट थी 350 से। बोलो क्या कहते हो, इसका क्या करना चाहिए, लेस। लेस सर लेस। माइनस करना चाहिए। प्लस सबको होगी क्लियर है। यस सर। सर हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, एक बार ये आप ये वाला समझा दो, अंडरकास्ट ओवरकास्ट होता है जब। बेटा अंडर का, बेटा कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग अकाउंट्स में, ठीक है। तो अगर अंडर कास्टिंग है मींस टोटल जितना बनता था उससे कम लिखा हुआ है। ओवर कास्टिंग है उसका मतलब है टोटल जितना बनता था उससे ज्यादा लिखा हुआ है। अब वो यहाँ नहीं पर तो कह रहा है कि कभी कभी पेमेंट, अब वो ये बोल रहा है पेमेंट साइड कैश बुक की अंडर कास्ट है 350 से। तो विजुअलाइज करना शुरू करो, ये आपकी कैश बुक है। कैश बुक की रिसिप्ट साइड ये होती है, पेमेंट साइड ये होती है। अब पेमेंट साइड का जो भी टोटल बन रहा था कह रहे हैं वो 350 आपने कम लिखा हुआ है। 350 आपने टोटल कम कर दिया। अगर तुमने 350 टोटल कम करा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो भी एंड में यहाँ पर बैलेंस आ रहा होगा क्या वो 350 ज्यादा आ रहा होगा। अगर 350 बेटा पेमेंट साइड का टोटल कम करा हुआ है तो 350 फिर बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा ना। यस सर। तो करेक्ट करने के लिए क्या करूं फिर मैं, क्या 350 माइनस कर दूं। पासबुक में कैसे होता है पासबुक में? बेटा पासबुक अंडर। पासबुक की बात क्यों करेंगे यहाँ पे, जब वो कैश बुक की ही बात करके चल रहा है तो नहीं, पासबुक अभी में क्यों नहीं, करेंगे। वैसे पूछ रही हूँ, जब बोला होता है पासबुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट है। बेटा यूजुअली देखो पासबुक के अंदर अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग होती नहीं है यूजुअली। क्यों नहीं होती, वो कौन बना रहा है, बैंक बना रहा है। तो बैंक में यूजुअली अंडर कास्टिंग की गलती नहीं होती है। फिर भी अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में अंडर कास्टिंग आ जाए तो आपने बस उस एंगल से सोचना है, क्योंकि बीआरएस के ना आप रट्टाफिकेशन पे नहीं चल सकते ना। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा दैट व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज योर एंडिंग पॉइंट, दैट वेदर यू आर स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक और वेदर यू आर स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक। ये छेड़ना किसको है, वो भी तो एक फैक्टर है, ठीक है। यस सर। क्लियर, यस सर। चल सक चल सकते हैं आगे। ओके नेक्स्ट। 20 मार्च 2025 को डेबिट बैलेंस ऑफ 2156 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। अच्छा क्या किया यहाँ पे, स्टेटमेंट तो चलो बना ही रखी है, इसी में मैं चेंज कर देता हूँ। वो कह रहा है कि 20 मार्च 2025 को डेबिट बैलेंस था 2156 रुपए का, यानी बैलेंस कैरिड ऑन यहाँ आया होगा 2156। अब अगले दिन हमने क्या, मतलब 20th को इतना बैलेंस था प्रीवियस डे। अब इसको आप आगे लेकर गए, कैसे लेकर गए, क्रेडिट बैलेंस। मतलब आपने क्या करना था, लेकर तो इसको यहां पर जाना था 2156, बट हमने ये ना करके 2156 को यहाँ नीचे ले गए, ये कर दिया। बोलो करेक्ट कैसे करूं, क्या डबल का इम्पैक्ट आएगा, क्या यहाँ पे इम्पैक्ट जो है डबल का आएगा। तो करेक्ट फोर करने के थ्री लिए क्या वन मुझे यस फोर सर। थ्री वन टू ऐड करना चाहिए, यानी प्लस आइटम। समझ आ गया यस सर। यस सर। बेटा। यस सर। किसी भी एंट्री के मैं आपको बता रहा हूँ, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जहां पर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो ना, जैसे बीआरएस हो गया या आपका रेक्टिफिकेशन हो गया,
तो व्हाट यू ऑलवेज डू, जहां पर भी कंफ्यूजन हो तो एक ना पेंसिल लेकर रफ में ना बना के देख लिया करो इस तरीके से, तो कभी गलती नहीं होगी। अगर विजुलाइज करा करो पहले, अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे बना के देखो, कभी गलती नहीं होगी। कह रहे हैं एक कस्टमर था ऑफ द मेसर्स मजार्स, हमारी ही बात हो रही है, हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% on his account of 2000, paid to Mazars a check on 24th March. The cashier earnestly entered the gross amount in the cash book. अच्छा, इसको कैसे ठीक करोगे, क्या हुआ? सर सर 2000 रुपए पाँच उस से भी बंदे से लेस लेने हो थे, जाएगा। कर देंगे 2000 का 5% अगर मैं देखूं तो कितना बनता है? 100 रुपए। 100 रुपए। यानी 1900 रुपए का उससे अमाउंट हमारे पास आया होगा। लेकिन जो कैशियर था उसने क्या कर दिया, कैश बुक के अंदर 2000 ही रिसीव कर लिए, जबकि वहां पर लिखना उसको कितना चाहिए था? क्या 1900 लिखना चाहिए था? तो जो 100 रुपए का हमने डिस्काउंट एक्स्ट्रा लिख रखा है, क्या वो माइनस होना चाहिए? तो 100 रुपीज क्या यस माइनस सर। होगा? ठीक है। अब पेपर में बेटा बच्चे पता नहीं क्या कर देते हैं, बच्चे ना इस चीज को गलत लिख लेते हैं कई बार, वो यहाँ पे 1900 के अमाउंट से एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि गलती हुई क्या कहाँ पर है, ठीक है बेटा? चल सकता हूँ आगे? चलिए, 10th of March को एक बिल था 5700 का, डिस्काउंट कराया था बैंक से, entered in the cash book, but proceeds credit in the bank statement amounted to 5500 only. बोलो क्या कहते हो? सर 10 मार्च को क्या हुआ? सर 5700 रुपीज का चेक आपने क्या करा, डिस्काउंट कराया, और लेकिन मिले कितने थे? और एंटर्ड कर दिया कैश बुक में, लेकिन आपको मिले कितने थे? बैंक ने जो प्रोसीड्स भेजी थी वो सिर्फ 5500 की भेजी थी। यानी अब यहाँ पर कितने का फर्क आ रहा है, मुझे बताओ? 200 5700 और कर देंगे 5500, 200 रुपए का फर्क आ रहा है। यानी ये माइनस लेस दो कर सौ होएगा। रुपए जो है बेसिकली डिस्काउंट जो है वो बैंक ने चार्ज करा हुआ है, लेकिन आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या आपने कैश बुक में ज्यादा लिख दिया, तो ये 200 क्या करना चाहिए, क्या अभी मुझे माइनस ही करना चाहिए 200 भी? ठीक है, आगे बढ़ो। अ चेक इशूड अमाउंटिंग टू रवि फॉर 1725 रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक। सर क्या हुआ, आपने एक चेक इशू करा होगा 1725 लेस रुपए का, कर देंगे ठीक है। 175। अब वो चेक जो है वो आउट ऑफ डेट मार्क हो गया, यानी 3 महीने की आप जानते हैं वैलिडिटी होती है किसी भी चेक की। जिस दिन चेक पे डेट डल गई वहां से 3 महीने के अंदर आप उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी, ठीक है। तो अब वो जो बेटा आपका चेक है आउट ऑफ डेट हो गया, अब आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, बस सोच के देखना हुआ क्या होगा। सर जब आपने चेक इशू करा होगा तो कैश बुक के अंदर आपने उसको कम कर दिया होगा, ठीक है, तो कैश बुक का बैलेंस घटा दिया होगा। अब क्या हुआ, जब वो मार्क्ड हो गया आउट ऑफ डेट, तो बैंक में तो बेटा वो आया ही नहीं ना, तो क्या मुझे कैश बुक का बैलेंस क्या फिर से बढ़ाना चाहिए? यस तो सर। 1725 प्लस में चला यस जाएगा। सर। इंश्योरेंस प्रीमियम 900 का, पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक ने आपके कहने के ऊपर कुछ इंश्योरेंस की पेमेंट कर दी, तो 900 रुपए बेटा लेस माइनस होना 900। लेस चाहिए, ठीक 900। है। ये मैं ब्रैकेट में लिखता जा रहा हूँ, ये ब्रैकेट में नहीं जाने। 200 रुपए, 900 रुपए, जब हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या लिखने की जरूरत है? 100 रुपीज। चलिए, ओके। A bill receivable of 1530 discounted for 1500 with the bank has been dishonored on 30th March, but advice was received on 1st of April. बेटा 1530 रुपए का एक बिल था, डिस्काउंट कराया बैंक से 1500 में, वो डिसऑनर हो गया कब? 30 मार्च को। तो बेटा क्या मेरे बैंक अकाउंट से 1530 रुपए जो है वो कट गए होंगे? लेकिन मुझे कब पता लगा? 1 अप्रैल को। तो कैश बुक में भी 1530 घटा दो, समझ आ गया? सर इसको क्या बोला आपने, 1 मिनट। वो डिसऑनर बेटा हुआ तो पैसे हमने कट गए। डिस्काउंट कराया होगा, हमने जब डिस्काउंट कराया तो सीधी सी बात है बेटा, ड्रॉई ने तो पैसे दिए नहीं, तभी तो डिसऑनर हुआ है ना वो। अब डिसऑनर हुआ तो पैसे किसकी बैंक से कटेंगे? मेरे बैंक से कटेंगे ना। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, ये एंट्री क्या करते हो? हम्म। डेटर टू बैंक नहीं करते? यस। तो आपके बैंक खाते से 1530 कटे होंगे ना। कैश बुक में लिख नहीं रखा, वो क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि हमें बैंक से पता ही है 1 अप्रैल को लगा, ठीक है। 1530 कटेंगे या 1500 कटेंगे? 15 बेटा बैंक तो हमसे 1530 ही लेगा ना, बैंक को तो ड्रॉई से 1530 ही मिलते। वो तो जब हमने डिस्काउंट कराया था तब हमें 1500 मिले थे, मेरे पास बीआर था 1530 का, मैं बैंक के पास जाके जब डिस्काउंट कराया तब मुझे 1500 रुपए मिले। अब वही बीआर डिसऑनर हो गया,
तो बैंक तो मेरे से 1530 लेगा ना, 1500 थोड़ा ना लेगा, ठीक है। Yes. बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 1650 एज 1560। बोलो क्या करें इसका। 1650 को Minus 1500 से 8 लिख माइनस दिया 90। बैंक, नहीं, नेगेटिव में 90 पक्की बात। नेगेटिव। चलो मतलब माइनस आइटम में 90। अब क्या करो बेटा, बस टोटल करिए। प्लस आइटम देख लो पहले, 40680 27570 प्लस 10250 प्लस 4312 प्लस 1725 कितना आ रहा है? अरे बच्चों कितना आ रहा है? 438585। सर हम 350 प्लस नहीं करेंगे? कौन सा बेटा 350 प्लस क्यों करूंगा? कौन से वाले 350 की बात कर रहे हो? ये वाला बेटा पेमेंट साइड अगर अंडर कास्ट थी, समझाया तो अच्छा था वो बच्चे, सॉरी तो वो बैलेंस इंटू मेरा कम ठीक है। ठीक चलो है सर। ज्यादा आ रहा होगा ना, कम करना पड़ेगा। हाँ जी, इस साइड का टोटल बोलो बेटा कितना आ रहा है? 43857। 43857। और इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1440। है 1440 बस। 3170। क्या थ्री बोल रहे वन हो सेवन जीरो सर थ्री वन बेटा? सेवन जीरो 350 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 900 प्लस 1530 प्लस 90 कितना? 3170। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन सी साइड जो है वो ज्यादा है, ये वाली। प्लस तो सर। मेरा जो यहाँ पे प्लस बैलेंस वाली आएगा वो कितना आ जाएगा? डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 4067। 3852। हम्म 40687। प्लस आइटम है, तो यस सर। आपका ये कौन सा बैलेंस बन गया? बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो गया। अच्छा अभी एक चीज बताता हूँ, अगर आपका फेवरेबल बैलेंस है ना बच्चों, अगर आप साथ में डेबिट या क्रेडिट वर्ड नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन जब भी ओवरड्राफ्ट को मेक श्योर यू आर राइटिंग द वर्ड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सस्टेन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च। इन्वेंट्री आपको 1 अप्रैल को दे रखी है 10.5 लाख रुपए की, कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 36 लाख रुपए का परचेस करा, 55,50,000 की सेल करी। मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा सर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सर, ये दोनों तो मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री अ सम ऑफ 60,000 वाज रिटर्न। 31 मार्च 24 की बात कर रहा है, कह रहे हैं जब ये इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हुई थी तो 60,000 हमने राइट ऑफ करे थे, ठीक है, ऑफ एन आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर 165 एंड सोल्ड फॉर 150। कह रहे हैं इसके अलावा बाकी जितनी है वो हमने 20% ऑन सेल्स के हिसाब से बेचते हैं। तो बेटा बस सिंपली व्हाट आई विल डू, सर ये इस तो 10 वो है लाख, ना बुक का क्वेश्चन। ये बेटा बुक जैसा क्वेश्चन है, आई थिंक वैल्यूज अलग है। मैं वही तो कह रहा हूँ ये बेटा, तो पेपर आपका कुछ ऑलमोस्ट डिफिकल्ट नहीं आता है। मैं आपको बार बार क्लास में भी ये चीज कहता हूँ, हर बार ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन में ये चीज बोली है आप लोगों को कि अकाउंट्स पेपर इज नेवर डिफिकल्ट। आपको पेपर के अंदर बेटा दिस इज अ थंब रूल, मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ कि हर एक पेपर के अंदर इट इज ओनली 20% पेपर जो आपको नया लगेगा या जो आपको थोड़ा सा हायर लेवल का लगेगा। हर एक पेपर में 20% पेपर ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लग रहा है या ये थोड़ा सा शायद टफ आया है। बाकी बेटा मिनिमम साइड पे अगर मैं आपको बोलूं तो 50 से 55 नंबर के बीच या 50 से 60 नंबर के बीच पेपर ऐसा ही होगा जैसा आपका स्टडी मैट में क्वेश्चन। सर स्टडी फिर मैट आप जैसा ही इतना है टफ क्यों डालते हो? बच्चे। मैं इतना टफ मैंने नहीं डाला, अगर आप देखोगे कि मेरे जो टेस्ट है मैंने कोई ऐसा टफ नहीं डाले हैं बच्चे। इवन जो मेरा पिछला टेस्ट था, जो 100 मार्क्स वाला हमने एक लिया था, उसमें मैंने बेटा क्लास में गिनाया था कि 79 मार्क्स के पता नहीं 82 मार्क्स बन रहे थे। दैट 82 मार्क्स क्वेश्चन वर सिमिलर टू व्हाट वाज ऑफ योर स्टडी मटेरियल। वो होता क्या है कि जब आप एक्यूमुलेट हो जाती हैं ये सारी चीजें, सारे चैप्टर एक साथ, तो आप रिकॉल नहीं कर पाते कि अच्छा स्टडी मैट में ऐसा क्वेश्चन भी था। तो जो पास पेपर में मैंने आपको क्वेश्चन आरटीपीस कंपाइलर दिया है ना, अगर आप बेटा वो भी देखोगे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको सिमिलर लगेंगे टू स्टडी मैट, बल्कि एक आधा तो शायद आपको सेम ही मिल जाएगा स्टडी मैट जैसे कुछ क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे लिख के खुद से उतना अच्छा होगा, ठीक है। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस आरटीपी, वी विल डिस्कस, ठीक है। आप लोगों को बेटा मैं हर एक चैप्टर की स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा कि कैसे हर एक चैप्टर को तैयार करो। एंड अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है कि ये हमारे ऐसे सारे चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं एक ही दिन में,
हर चैप्टर का कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वी कैन कैरी ऑन विद रिवीजन लाइक दिस ओनली। कोई भी आरटीपी उठा लूंगा, कोई पास पेपर उठा लिया करूंगा मैं और डिस्कस कर लूंगा। ऑल्टरनेटिवली इफ यू वांट कि नहीं सर एक चैप्टर एक टाइम पे उठाओ, तो आई कैन गो इन दैट वे ऑल्सो। बट नाउ व्हाट आई वांट कि आपके पास जितने दिन हैं, ठीक है, एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त आप मेरे साथ डेली क्लास लगा रहे हैं। डेली आप मेरे साथ जिस दिन चलो, मतलब आपका जब मॉक टेस्ट सीरीज जब तक शुरू नहीं होती है तब तो चलो वही पढ़ना पड़ेगा वो सब्जेक्ट, लेकिन जब जब आपके मॉक टेस्ट नहीं है उस दिन तो एटलीस्ट मेरे पास आप क्या करके चलो कि डेली 1.5 to 2 hours लगा के चलिए मिनिमम साइड में, ठीक है, जिसके अंदर आप मेरे साथ क्वेश्चंस करते रहे। चलिए बैक टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा? सर दो तरीके। पहला है मैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कर लूं क्वेश्चन, दूसरा तरीका सर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना लूं कॉलमर फॉर्म में और फिर क्वेश्चन कर दूं। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट वाला तरीका कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका नॉर्मल आइटम, ये आपका एबनॉर्मल आइटम, ये आपका टोटल, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका नॉर्मल, ये आपका एबनॉर्मल, यहाँ आपका टोटल, ठीक है। तो मैं ये वाला तरीके से बेटा करके चल रहा हूँ, ठीक है। चलो 10,50,000 रुपए की सर ओपनिंग इन्वेंट्री थी, लेकिन उसने क्या बोला हुआ था कि 60,000 हमने राइट ऑफ किया था एक ऐसी आइटम से जो ओरिजिनली परचेज करी थी 165 में। तो 165 में से अगर 50 60 गया तो यानी 1,05,000। टोटल मुझे पता है 10,50,000 है, तो मुझे बताना नॉर्मल आइटम कितनी रह जाएगी फिर। क्या नॉर्मल आइटम 9,45,000 रह जाएगा? 9,75,000। 9,45,000 रह जाएगा ना, यही है। Yes, sir. अब परचेज कितने का करा? 36 का। जो 36 का परचेज करा वो तो नॉर्मल में ही लिखूंगा। सेल्स करी 55-50 की। अब 55-50 की तो टोटल सेल्स है। इस 55-50 में एबनॉर्मल वाली 1.5 लाख है अगर, तो ये कितनी हो जाएगी? 54 lakhs, राइट। यस सर। Sir, yeah. अब आपका क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3 लाख रुपए के, वो नॉर्मल में लिखूंगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था? क्वेश्चन में बोला था सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये मैं नहीं कंसीडर करूंगा, ये भी नहीं करूंगा कंसीडर। उसने क्वेश्चन में बोला था कि एक्सेप्ट फॉर दिस सेल्स, बाकी भी आपको 20% ऑन सेल्स है। तो 54 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 54 लाख का सर 20% हो जाएगा 10 लाख, 10 10 लाख लाख 80,000। 80,000। 80,000। Yes, तो sir. 10,80,000 रुपए का जीपी ये आ जाएगा, और ये एबनॉर्मल वाली के ऊपर तो डिफरेंस आ जाएगा सीधा सीधा 45 का। तो 1080 प्लस 45 कितना हो जाएगा बेटा? 11,25,000, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर बेटा कुछ डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वही आपका क्लोजिंग स्टॉक है। देखना जरा कितना क्लोजिंग स्टॉक है। 5 to 5 000. सॉरी, 5 5 टू to 5 5. ट्रिपल जीरो। Yes, sir. चेक करें जरा। नमूना हमने आंसर एक बार भी चेक नहीं करा वैसे, एक बार देख लेते हैं। हमने कहा था रेवेन्यू कैपिटल, कैपिटल बिल्कुल करेक्ट। ये 81,810 करेक्ट था, चलो ये भी ठीक हो गया सर। ये तो ठीक ही करा होगा हमने, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। हमने कितना बीआरएस का कितना आंसर निकाला था? यही निकाला था क्या 40687? Yes, sir. इन्वेंट्री कितना बोले थे? 525। Yes. डन है, चलो जी। डेप्रिसिएशन के ऊपर आ जाओ बच्चे। एक मशीनरी परचेज करी 1 जनवरी 2021 को, कितने की? 194 की। 6,000 रुपये बेटा उसके इरेक्शन के ऊपर लगाया, टोटल 2 लाख की मशीनरी हो गई। 1 जुलाई को एक और मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की। 1 जनवरी 2023 को मशीनरी कह रहे हैं जो आपने 1 जनवरी को खरीदी थी वो ऑब्सोल्यूट हो गई और 1 लाख ऑक्शन में बेच दी। 1 जुलाई 2023 को एक नई मशीनरी जो 1.5 लाख में खरीदी थी, ठीक है, एक और खरीदी। डेप्रिसिएशन कह रहे हैं 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज होती हैं, 10% का रेट है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। बेटा मेथड चेंज कर दिया हमने, कब से? 2024 में जाके। आपको मशीनरी काउंट बनाना था 2021 से 2024, बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या हो गया, इट इज नॉट ओनली ऑन द रीजनल कॉस्ट मेथड। इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पॉइंट डाल दिया साथ में, कहने कि अगर हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर चेंज करा है, बेटा अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर चेंज अगर कर भी दिया तो हमें कोई दिक्कत की बात थोड़ा ना है, ठीक है। अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर भी चेंज है, यू प्रोसीड इन द सेम मैनर जैसे आप करके चल रहे हो, ठीक है। आप क्या करिए,
आप पहले मशीनरी अकाउंट बना लो बिल्कुल एक प्रॉपर मैनर के अंदर, वर्किंग नोट बना लेंगे साथ साथ, कोई बात नहीं। ये आ गया बेटा आपका मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट के अंदर 1 जनवरी 2021 को जब तुमने पहली मशीनरी खरीदी होगी बेटा, टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मशीन 194 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो 1 जनवरी 21 को तो 2 लाख आ गया, 1 जनवरी 21 को 2 लाख आ गया। अब इस साल क्या और कोई मशीनरी खरीदी है सर, 1 जुलाई 21 को आपने एक और मशीनरी खरीदी है, इस बार मशीनरी खरीदी ₹1,00,000 की। ठीक है, आप क्या करोगे, 31 दिसंबर 21 को डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो ये बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मैं मशीन 1 की बात करके चलूं तो 2 लाख के ऊपर 10% तो हो गया, सीधा सीधा 20,000 रुपए। मशीन 2 की बात करके चलूं तो ₹1,00,000 के ऊपर 10% हो गया, 10,000 रुपए। लेकिन जुलाई में खरीदी है, जुलाई से अगर दिसंबर तक देखूंगा 6 महीने, तो यहाँ पे मशीनरी जो है 5,000। कितने, 5,000 की डेप्रिसिएशन हो गई, तो टोटल डेप्रिसिएशन 25 की। तो 31 दिसंबर 21 को जो तुम्हारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन बचा, कितने का बाय बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा, 2 और 1 3 लाख, 3 लाख में से 25 गया, तो ये बच जाएगा 2,75,000 रुपए। जिसमें मशीन 1 का कितना है, 180 है, और मशीन 2 का कितना है, 95,000 है। 95। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया बच्चों, 3 लाख रुपए। ये आपका हो गया 3 लाख रुपए। ये आपका पहला साल कंप्लीट। अब 1 जनवरी 22 को ये बनेगा आपका क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी 2,75,000। सर 22 में कोई हरकत करी है, नहीं सर 22 में कोई हरकत नहीं है। सीधा सीधा साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाओ, बाय डेप्रिसिएशन। अब तो पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन लगनी है ना। सर मशीन 1 2 लाख वाली मशीनरी के ऊपर 10% बाय ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इज देयर, तो 2 लाख के ऊपर 10% मेक्स इट 20,000। ठीक है, और मशीन 2 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी, 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000 रुपए। 10,000। तो ये कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए। अब 31 दिसंबर 22 को अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, सर मशीन 1 की बात करूं, मशीन 2 की बात करके चलो, तो मशीन 1 आपका आ मशीन जाएगा 1 बेटा कितना कितना, था? वन ये आपका बन जाएगा, मतलब वन बैलेंस वन लैख निकालने सिक्सटी दो, थाउजेंड टोटल 245 बन जाता है। ठीक है, बाकी वैसे बताता हूँ, 2 लाख में से 20 गया और 20 गया, तो ये आपका बनना चाहिए 1,60,000। और लाख में से आपकी टोटल डेप्रिसिएशन 15 की गई है, तो ये बनना चाहिए 85,000। ये आपका दूसरा साल कंप्लीट हो गया। तीसरा साल, 1 जनवरी 23, क्या हो रहा है 1 जनवरी 23 को, ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बार कितना, 2,45,000, जिसमें आपको मशीन 1 का बैलेंस भी पता है, मशीन 2 का बैलेंस भी पता है। अब इस साल तो कुछ हरकत करी थी सर, इस साल हमने एक मशीनरी नई खरीदी भी है, लेकिन उससे पहले एक बेची भी है। सर 1 जनवरी 23 को स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही आपने एक मशीनरी बेच दी, कौन सी वाली, पहली वाली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैंक आ जाएगा 1 जनवरी 23 को। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाई, अरे सर कहाँ से लगा दूंगा डेप्रिसिएशन, पहले साल तो बेच दी। जब पहले साल बेचती तो डेप्रिसिएशन कोई लगेगी, नहीं लगेगी ना डेप्रिसिएशन। तो अब यहाँ पर 1,60,000 की चीज को तुमने लाख में बेचा, तो 60,000 इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस। तो यहाँ पर 1 जनवरी 23 को ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस लॉस आ जाएगा 60,000 का। अब 1 जुलाई 23 को तुमने एक नई मशीनरी खरीदी, तो टू बैंक आएगा M3 इस बार। कितने की मशीन खरीद के बैठे हो, 1,50,000 की मशीन जो है तुम खरीद के बैठे हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, चलो बताओ जरा बच्चों। अब साल के एंड में तुम डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो 31 दिसंबर 23 को क्या करोगे सर, सर 31 दिसंबर 23 को आप यहाँ पे लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन। सर मशीन 2 जो थी वो ₹1,00,000 की थी, उसके ऊपर 10% लगेगा, 10,000। मशीन 3 जो थी वो 1,50,000 की थी, 1,50,000 के ऊपर 10% बनता है 15,000। लेकिन 7,500। 1 जुलाई से 6 महीने का कितना, 7,500। तो टोटल कितना आ जाएगा, 17,500 टोटल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 31 दिसंबर 23 को आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन के अंदर आपका क्या आ जाएगा बेटा, मशीन 2 एंड मशीन 3। सर मशीन 2 85 में से 10 और उड़ गए तो 75 की रह जाएगी, और ये रह जाएगी 142,500 की। मैं बताता हूँ मैंने इस तरीके से क्यों किया, मेरे को बड़ा हेल्प होने वाली है आगे जाके। मेरे को अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा इस चीज पे पहुंचने के लिए, मैं तो सीधा सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, मेरा क्वेश्चन डन है। ठीक है, 3,95,000 बेटा ये आ गया, यहाँ पर भी 3,95,000 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का टोटल कितना बन रहा है, 1,40, 2,10, 2,17,500, यही बन रहा है क्या। यस सर। Yes, sir. ठीक है,
अब क्या होगा सर लास्ट ईयर, सर अभी इस साल क्या हुआ सर, इस साल कहते हैं मेथड चेंज करो, कोई बात नहीं मेथड चेंज करना है कर देते हैं, 217,500 आ गया। मशीन 2, मशीन 3, सर इस साल और कोई हरकत तो नहीं करी ना, नहीं सर, ना कुछ बेचा ना कुछ खरीदा इस साल, ठीक है। तो क्या करोगे, बस सीधा एंड में जाके डेप्रिसिएशन लगा दो। अब यहाँ पर बच्चा गलती क्या करेगा सर, फ्लो फ्लो में ध्यान नहीं देगा कि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में चेंज करा है। आप कहोगे सर पहली मशीनरी के ऊपर 1 लाख के ऊपर 10%, तो 10,000, दूसरी वाली बेसिकली M2 के ऊपर, और M3 के ऊपर तुम बोलोगे सर 1.5 लाख का 10%, 15,000। जहां तुमने ये करा वहां क्वेश्चन खत्म। जबकि यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर तो सीधा सीधा आपका 2,17,500 का आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% निकाल दीजिए। किसी को सर ये वाला तरीका नहीं पसंद आया तो 15% WDB के ऊपर है सर, 75,000 का 15% निकालो, 142 का 15% निकालो, मशीन 2 के ऊपर मशीन 3 के ऊपर, टोटल कर दो। और आपका 31 दिसंबर 24 को यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। मशीन 2 मशीन 3 15% माइनस करके मुझे बैलेंस बता दीजिए। आपका ये क्वेश्चन हो गया। कितना आ रहा है, 75,000 के में से 15% माइनस करना कितना आ रहा है, 63750 और 12115। 1211, नहीं, 121125। 121125, टोटल कितना आ रहा है दोनों का, बच्चे दोनों का टोटल 184875। 184875। चेक कर लो जरा, जो मैंने PDF शेयर करी है, क्या इतना ही है क्या एंड में बैलेंस। हो गया क्वेश्चन सबका ये। सर अगर यहाँ पे हमें अगर स्ट्रेट लाइन बोलता फिर क्या करते हम? बेटा स्ट्रेट लाइन ही तो चल रहा था। नहीं नहीं, अगर हमें लास्ट में बोलता हमें स्ट्रेट लाइन में शिफ्ट होना है और पहले हम W उस पे थे, रिटर्न डाउन पे, फिर क्या डोंट करते? वरी बच्चे, उसका उसका भी एक क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। उसका भी एक क्वेश्चन बाद में कर लेंगे डिस्कस। एक बार इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, पहले RTP कंप्लीट कर लूं, करवा दूंगा बच्चे, बेफिक्र रहे। अभी तो प्रैक्टिस रिवीजन शुरू करी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, बेफिक्र हो, ठीक है, करवा देंगे। ये हो गया सबका। चलिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Mr. Kabir accepted a bills for 10,000 drawn on him by Mr. Somerville on 1st of August. This was for the amount which Kabir owed to Somerville. On the same date, बिल डिस्काउंट करा लिया 9800 का। ड्यू डेट पे कबीर ने अप्रोच करा समरवीर को, कहते कि रिन्यू कर दो बिल। मिस्टर कबीर कहता ऑन द कंडीशन की 2,000 तो मुझे इमीडिएटली देके चलो, अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स एंड फॉर द रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, कह रहे हैं एक्सेप्ट क्या करके चलना पड़ेगा, कह रहे हैं रिमेनिंग बैलेंस के लिए एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा एक नया बिल 3 महीने का। अरेंजमेंट्स कैरिड आउट हुई, 31 दिसंबर को कबीर इंस्टॉलमेंट हो गया, और कह रहे हैं उसके स्टेट से मिल कितना पाया, सिर्फ 40% मिल पाया। चलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को करें आप जरा, कहाँ पे कटिंग करें इसको, ओके, यहाँ जगह है मेरे पास। जगह मेरे पास शॉर्ट पड़ रही है बेटा, चलो हम वैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये चलो आप लोग मुझे एंट्री बताने की कोशिश करो, ठीक है, वैसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, आप लोग सॉल्व करो, क्रॉस चेक हो जाएगा, मेरा तो हो जाएगा मैनेज। आप लोग एक बार लिख लेंगे। सबसे पहले क्या मिस्टर कबीर ने बिल एक्सेप्ट करा, सर मिस्टर कबीर ने बिल एक्सेप्ट करा है, ड्रॉ किसने करा था, मिस्टर समरवीर ने। तो मिस्टर कबीर इज द ड्रॉई, ये ड्रॉई है, और Yes, sir. समरवीर कौन है, ड्रॉर है। Drawer. 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 रिसीवेबल टू 1 अगस्त को बिल बनाया 3 महीने का, सर 1 अगस्त में 3 महीने ऐड कीजिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 नवंबर। सो पहले बिल की ड्यू डेट आती है 4 नवंबर, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले क्या होगी एंट्री, सबसे पहले 1 अगस्त को एंट्री करूंगा जो बिल एक्सेप्ट हुआ है,
किसकी किताबों में बिल पूछे हैं? रिसीवेबल टू समरवीर की, कबीर। ड्रॉर की किताबें पूछी हैं। जरा ध्यान से पढ़ लेना किसकी बुक्स पूछी हैं। समरवीर की पूछी है, ड्रॉर की। तो इसके लिए तो बी आ रहा है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कबीर होगा बच्चों। बिल रिसीवेबल टू दस कबीर होगा। हजार दस Yes, हजार sir. यस डन। सर। कितने अमाउंट से? 10,000 10,000। अब इसी दिन बिल डिस्काउंट करा लिया 9800 में। एंट्री बोलिए। बैंक तो अकाउंट बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट अकाउंट डिस्काउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट अकाउंट डेबिट टू टू बिल बिल रिसीवेबल रिसीवेबल। 9800 200 and 10,000। यस। ठीक है। अब ड्यू डेट आई यानी 4 नवंबर। तो 4 नवंबर को क्या कहानी बची? कबीर ने अप्रोच करा समर बिल को, कह रहे कि बिल जो है रिन्यू कर दो। ठीक है। अब बिल अगर यहाँ पे रिन्यू हो रहा है तो सीधी सी बात है, डिस्काउंटेड बिल इज गेटिंग डिसऑनर्ड। यही हुआ इसका मतलब। अगर यस बिल सर। रिन्यू की बात हो रही है तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हो रहा है ना, क्योंकि तो कबीर तो पैसा दे नहीं पाएगा। बैंक टू बेटा, डेटर मतलब बैंक टू कबीर कबीर पहले। टू बेटा बैंक बैंक। टू कबीर कैसे हो जाएगा? कबीर टू चलिए, बैंक। कबीर टू कबीर बैंक। टू कबीर बैंक टू बैंक कबीर टू होगा। बैंक हमें कबीर बैंक को टू। पैसा देना पड़ेगा ना, तो कबीर टू बैंक होगा। और किस अमाउंट से हो जाएगा? 10,000 और 10,000 दस से हो जाएगा। हजार 10,000। ठीक है। अब हमने क्या बोला? हमने बोला कि हमने इस कंडीशन पे रिन्यू के लिए एग्री करा है कि 2,000 पे तो साथ के साथ चाहिए, प्लस इंटरेस्ट भी चाहिए, है ना। चलो सर, 12% इंटरेस्ट बोला है रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर। 2,000 अगर दे देंगे तो 8,000 बचा। 8,000 के ऊपर 12%, दो सौ वो भी ठीक, चालीस 240 रुपए। दस। तो इंटरेस्ट ड्यू यस सर। करूंगा। इंटरेस्ट ड्यू करूंगा तो मेरे लिए तो इनकम है। तो कबीर टू इंटरेस्ट, मुझे एक एंट्री पास करनी चाहिए, कबीर टू इंटरेस्ट ऑन द सेम डेट, 4 नवंबर को। राइट सर इससे बच्चों? पहले जो 2000 पे किया उसकी एंट्री बेटा वो उससे उसके ऊपर भी पहले। आऊंगा। पहले तो ड्यू कर रहा हूँ ना बेटा। कबीर टू इंटरेस्ट एंट्री पास होनी चाहिए। यस सर। सर आप ड्यू बेटा क्यों कर पहले रहे मैंने हो इंटरेस्ट, सीधा उसको। बच्चे, सर हाँ जी। आप उसको सीधा जो नया वाला बिल रिसीवेबल बनाओगे उसमें ऐड हम्म। कर देना। अभी आप उसको ड्यू क्यों कर रहे हो चलो जैसे। एंटर बेटा, मैंने बेटा इनकम नहीं रिकॉर्ड करूंगा? जो इंटरेस्ट मिल रहा है क्या मेरे लिए इनकम नहीं है? है। फिर तो बेटा वो इनकम कैसे रिकॉर्ड होगी? तो इनकम उसकी रिकॉर्ड सिंगल करने के लिए एंट्री कर सकते करूंगा हैं। ना। सिंगल एंट्री कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। वाई? बिकॉज आपके अगर इंस्टीट्यूट के मैं आंसर्स भी देखूं, इन मैक्सिमम सजेस्टेड एंड आरटीपीज वो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री अलग करते हैं। और मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया हुआ है कि प्रेफरेबली इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री अलग करो। कबीर टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 240 240। हाँ, अब एंट्री कर दूंगा मैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 2,240। ठीक है, टू कबीर। फिर मैं एक एंट्री पास कर देता हूं, बिल रिसीवेबल टू कबीर। या मैं इन दोनों एंट्रीज को क्लब कर सकता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 2,240, बिल रिसीवेबल नया वाला बिल जो हुआ 8,000, टू कबीर 10,240। बोलो क्या ये एंट्री सबको समझ में आई मैंने क्या बोली है? सर एक बार रिपीट करो क्या बोला आपने। ये लो बेटा, मैं यहां लिख देता हूं। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला सर कबीर टू बैंक, ये आपने डिसऑनर की एंट्री पास करी होगी 10,000 और 10,000 की। फिर मैंने क्या करा? मैंने कहा कबीर टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। मैंने इंटरेस्ट ड्यू कर लिया कि 240 रुपए का इंटरेस्ट लेना है, कैलकुलेशन दिखा देना इंटरेस्ट की। अब मैंने क्या बोला? मैंने कहा कबीर से हमने ये बात करी कि भाई वो कैश में मुझे क्या देके चलेगा? 2,000 रुपए साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट। तो कैश के अंदर 2240, टू मैं एंट्री कर दूं कबीर कितने से? 2240 से। और फिर मैं एक एंट्री कर दूं बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कबीर फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, दैट इज 8,000 और 8,000 जो रिन्यूड वाला बिल है। अगर मैं सर चाहूं तो इनके इनके लिए एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकता हूं। कैश बी आर टू कबीर, आई कैन पास अ सिंगल एंट्री 2240, 8,000 एंड 10,240। हाँ जी, अब बोलिए। 1 मिनट क्वेश्चन दिखाना सर। ये लो बच्चों, ड्यू डेट पे कबीर ने अप्रोच करा समरवीर को रिन्यूअल के लिए। कबीर एग्री कर गया, कह रहे हैं 2,000 पे कर दो इमीडिएटली अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12%, एंड दैट फॉर द रिमेनिंग बैलेंस बी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 months। ठीक है सर। ठीक है, तो एंट्री सबको समझ में आ गई। यस सर मैंने ना अब इसकी एंट्री ऐसे करी थी कि जो 2000 मिल गया वो कर दिया बैंक टू कबीर, फिर इंटरेस्ट ड्यू की कबीर टू इंटरेस्ट 240, फिर आपने वो पे किया 240 की गया। एंट्री अलग करी रिसीविंग की, और 2,000 की अलग करी? मत करिए ऐसा, हाँ क्योंकि जी। उसने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि 2,000 अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट। तो तो सिंगल साथ एंट्री में करते रिसीव करो बेटा। ठीक है। हैं।
अब अगला क्या है, 31 दिसंबर 2024 को कबीर इंसॉल्वेंट हो गया। बट अब कबीर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, यानी बिल डिसऑनर हो गया, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी 31 दिसंबर को? मैं कहूंगा कबीर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, इस बार कितने से, 8,000 और 8,000 से। ठीक है, अब 40 पैसा उससे मिल रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? बैंक अकाउंट बैंक डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू क्या हो टू। जाएगा, कबीर। 40 पैसा मिल रहा है तो बैंक में 3200 रुपये, यहाँ पर 4800 रुपये, और आपका 8,000 रुपये। हो गया, क्वेश्चन ओवर। क्या डिफिकल्ट था क्वेश्चन? नो सर। डन बच्चों, क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इन दिस क्वेश्चन आपको रेक्टिफिकेशन और फाइनल अकाउंट साथ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मस्ट डू। चलिए एक्सक्यूज ध्यान मी। दीजिए। सर ये सेम क्वेश्चन उसमें है जो आपने बुक दिया है। वो बेटा मैंने, ये मैं कह तो रहा हूँ कि मैं पूरी स्टडी मैट जो है, मैं सितंबर 25 तक की आरटीपी इंकॉर्पोरेट करके बैठा हूँ उसके अंदर। जो इससे पहले भी जितने क्वेश्चन हमने करे हैं वो भी सारे उसके अंदर है। ठीक है, रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपका एनपीयू वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली बुकलेट है उसमें शायद वो क्वेश्चन एंड में डल रखा हो, लेकिन डला हुआ है। ट्रायल बैलेंस गिवन है थॉमस और एसोसिएट्स का, 45 लाख रुपए की कैपिटल है। ड्रॉइंग्स फिक्स एसेट ओपनिंग गिवन है। ध्यान दीजिए, फिक्स एसेट्स दोबारा से गिवन है, इस बार एडिशन के नाम से। पता है ये एडिशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पक्का डेप्रिसिएशन की आगे बात करेगा। तो डेप्रिसिएशन की बात करेगा तो आप जानते हैं रेट ऑफ वो टाइम पीरियड के लिए मुझे 1 अक्टूबर कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसने आपको यहाँ पे ट्विस्ट डाला है यहाँ पे, ठीक है। देन यू हैव परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, डेटर क्रेडिटर, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज देयर। अच्छा, रेंट गिवन है बेटा 17 महीने का अप टू 31 अगस्त 2025। सर बुक्स तो क्लोज हो रही है कब? सर बुक्स तो क्लोज हो रही है 31 मार्च 2025 को। तो ये जो 17 मंथ का रेंट है, ठीक है, नाउ दिस कुड बी अ हिडन एडजस्टमेंट। एक प्रीपेड। लाख सताइस सर हजार पांच प्रीपेड है सौ जो ये। है 1,27,500 जो है वो कितने महीने का रेंट हो गया सर? वो हो गया 31 अगस्त तक का। सर 31 अगस्त तक का मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने ज्यादा। 17 से डिवाइड करूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये जो आपके पास अमाउंट आ रहा है, क्या है ये? प्रीपेड रेंट है। तो प्रीपेड रेंट माइनस होगा और बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट Yes, गिवन है sir. 12% के ऊपर 1 अगस्त 2024 की, 18,75,000। सर क्या मुझे कहीं पर इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन है? ध्यान से चेक कर लो सर, नहीं गिवन है। ठीक है, 1 अगस्त 2024 को मैंने इन्वेस्टमेंट करी, तो अगस्त से लेके एंड तक 8 महीना हुआ। 18,75,000 के ऊपर 8 महीने का इंटरेस्ट जो है क्या एक्रूड इंटरेस्ट हो गया? अठारह लाख Yes, पचहत्तर sir. हजार के ऊपर 8 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, तो वो मेरा पीएनएल में भी जाएगा और मेरा बैलेंस शीट में भी बैलेंस जाएगा। शीट में भी जाएगा। 31 मार्च का स्टॉक बोल रहा है 7.5 लाख रुपए है। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है ऑन द फिक्स एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अ स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स रिवील द फॉलोइंग मैटर्स। अब कुछ गलतियां हैं बेटा जो हो रखी हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं निसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करो 1 to 4 के लिए और फाइनल अकाउंट्स बना के दिखाओ। चलिए करें क्वेश्चन को। 1.5 लाख रुपए ड्रॉन करे गए थे, कहां से? 1.5 लाख रुपए बेटा ड्रॉ करे थे, कहां से? वो फ्रॉम बैंक was debited to drawings account, but out of this amount 90,000 was used in the business for day to day expenses। बेटा 1.5 लाख रुपए आपने बैंक से ड्रॉ करे, जिसमें से वो कह रहे हैं कि आपने 90,000 रुपए तो बिजनेस के लिए ही यूज करे थे। तो आपने सब कुछ ड्रॉइंग्स में डेबिट करके बैठे हुए, यानी ड्रॉइंग्स आपकी ज्यादा आ रही है, और वो 90,000 तो बिजनेस एक्सपेंस के लिए यूज हुआ। तो आपकी पहली एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जानी चाहिए? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स विद अमाउंट ऑफ 90,000 एंड 90,000। बोलो ये हो गया क्लियर? यहाँ एक्सपेंसेस ही लिख सकते हैं हम, और कुछ नहीं लिख सकते। बिजनेस जैसे एक्सपेंस लिख लो बच्चे। जनरल एक्सपेंसेस। बेटा जनरल एक्सपेंसेस कैसे लिख दोगे? उसने स्पेसिफिकली कहीं वर्ड नहीं लिखा ना, बिजनेस लिखा हुआ है, तो आप यू कैन राइट बिजनेस एक्सपेंसेस। ठीक है, परचेज ऑफ द गुड्स वर्थ 120 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बट कहने गुड्स वर इंक्लूडेड इन द स्टॉक। चलो स्टॉक के अंदर तो इंक्लूडेड है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन 1,20,000 की गुड्स अगर बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्ड करूंगा तो बेटा परचेज टू परचेज क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर में भी तो इम्पैक्ट जाएगा। कितना? 1,20,000 एंड 1,20,000।
चलिए तीसरा, परचेज। हाँ जी बोलो। एक्सक्यूज मी बट सर, यहाँ सर यहाँ पे सस्पेंस नहीं आना चाहिए। बेटा वाई वुड सस्पेंस भी देयर, जब आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा हुआ बुक्स के अंदर। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? क्या आपने जनरल में ही नहीं डाला उसको? जब बट जनरल में तुमने नहीं डाला तो तो तुमने क्रेडिटर का भी तो इम्पैक्ट नहीं ले रखा ना, तुमने बेसिकली परचेज टू क्रेडिटर एंट्री ही नहीं करी हुई। अब आप कह रहे हो सर स्टॉक में इंक्लूडेड है। अरे मेरे पास फिजिकल स्टॉक जब आया, मैंने फिजिकली स्टॉक काउंट करके लिख दिया कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक इतना है, मेरे स्टॉक में इंक्लूडेड है, तब क्या दिक्कत है? मतलब मेरे को स्टॉक के अंदर एडजस्टमेंट नहीं करनी है, लेकिन मेरी परचेज तो बढ़ेगी ना, और क्रेडिटर का बैलेंस भी तो बढ़ेगा। बेसिकली दिस इज परचेज ऑफ गुड्स नॉट रिकॉर्डेड, ओमिशन है ये। क्लियर है? सर अगर यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं होता कि इंक्लूड है स्टॉक में, तो क्या एंट्री करते हैं हम? बेटा तब भी आपको देखो परचेज, तब भी आप परचेज टू क्रेडिटर तो कर ही रहे होते हैं ना, हम्म। और दूसरी? क्योंकि वो एंट्री तो हो ही नहीं रखी। अब स्टॉक के अंदर अगर इंक्लूडेड नहीं है तो डेफिनेटली मुझे फिर कहीं ना कहीं स्टॉक भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है कैसे बढ़ा? ओ स्टॉक बेटा, टू। मुझे इतना बता। बेटा क्लोजिंग स्टॉक, अब वो क्लोजिंग स्टॉक में क्या आएगा नहीं क्या? बेसिकली आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया ना बच्चे वहां पे, फिर उतना से। ठीक है, so, एंड दैट विल नॉट कम, ये मैं बताता हूँ आपको, जब भी ये एडजस्टमेंट देगा ऐसे ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज रिटर्न ऑफ 7500 were recorded in sale return general, amount was correctly posted to the party account on the correct side। सर पार्टी में तो कोई गलती नहीं है, पार्टी में कोई गलती नहीं है, लेकिन अब यहां पर क्या होगा? सर परचेज रिटर्न 7500 की सेल रिटर्न में रिकॉर्ड करके बैठ गए, सर परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। सस्पेंस टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। सर सेल्स रिटर्न जो है वो क्रेडिट होगा, डेबिट करा होगा, तो 7500 सर डेबिट में क्या सस्पेंस आ जाएगा? कितने से? 15,000 से। जरा ध्यान देना, क्या तुम्हारा सस्पेंस काउंट जीरो हो गया? 15,000 सस्पेंस का बैलेंस था यहाँ पे, सस्पेंस 15,000 से डेबिट हो गया, जीरो हो चुका है बेटा। अब वो कह रहे हैं एक्सपेंस के अंदर 45,000 का खर्चा ऐसा है विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर 31 मार्च। तो अगर 45,000 रुपए का खर्चा अगले साल का है तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस एंट्री हो जाएगी बेटा। यस सर। कितने से? 45 एंड 45, खत्म, दिस इज ओवर। हो गया ना ये? सर यस सर। अब क्या बनाऊंगा? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ सो एंड सो फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले क्या लिखोगे? टू ओपनिंग स्टॉक। चलिए ओपनिंग स्टॉक कितना था? सर ओपनिंग स्टॉक 4.5 लाख रुपए का, ये आ गया 4.5 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक। सर उसके बाद क्या आ जाएगा? टू परचेजेस। सर परचेज जो है वो दी कितने की रखी है? 1,20,00,000 की परचेज है। इसमें से, इसमें ऐड करूंगा परचेज नॉट रिकॉर्डेड, जो परचेज अनरिकॉर्डेड थी ऐड करो। कितने की परचेज अनरिकॉर्डेड थी? 1,20,000 रुपए की। 1,20,000 इसमें ऐड करूंगा, लेकिन इसमें परचेज रिटर्न लेस भी तो करूंगा। परचेज रिटर्न लेस करूंगा कितने से? कितने की परचेज रिटर्न थी? 517,500 की। 517,500 की परचेज रिटर्न है ना, यस राइट? सर। लेकिन सर माइनस ध्यान देना, 75। यहां पर तुम्हारा 7,500 भी तो आ रहा है, तो परचेज रिटर्न जो है इट इज 517,500 प्लस 7,500, तो टोटल परचेज रिटर्न आपकी 525 की हो गई। 525 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? हाँ जी बच्चों, कितना आ रहा है? 790। सर गलत है। कितना? बेटा 1,20,00,000 प्लस 1,20,000 माइनस 5,25,000, बताइए कितना आ रहा है? 12,64,500 5,000। 12 लाख बेटा, नहीं नहीं, एक करोड़, वन एक करोड़ करोड़ बीस लाख 11 एक 1,15,95,000।
₹1,15,95,000। यस सर। चलिए, अब आ जाओ सेल्स के ऊपर। सेल्स कितना गिवन था बच्चों? 1,65,00,000। सेल्स रिटर्न 742,500। लेकिन 7,500 की सेल्स रिटर्न आपकी यहाँ पर माइनस होगी। ठीक है, और कुछ था एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं था। तो सेल्स कितना आ जाएगा बताना जरा। सेल्स वॉज 1,65,00,000। इसमें से माइनस कर दीजिए सेल रिटर्न। सेल रिटर्न लेकिन माइनस कितनी करूंगा सर? सेल रिटर्न ऑलरेडी कितनी थी? 7 लाख समथिंग थी। कितना था? 742,500। 742,500, लेकिन इसमें से मैं 7,500 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7,35,000 माइनस करो, बोलो कितना आ रहा है माइनस करने के बाद? बच्चों माइनस करने के बाद कितना एक आ रहा है? करोड़ 1,57,65,000। ठीक है जी। वन चलिए, फाइव उसके बाद क्या देगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 7.5 लाख दे रखी थी। अब बस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या कोई डायरेक्ट खर्चा तो नहीं था। क्योंकि कोई डायरेक्ट खर्चा था तो मुझे ट्रेडिंग में लेके जाना पड़ेगा ना। सर, मेरे पास कोई भी खर्चा डायरेक्ट नहीं। देर इज नॉट इवन अ सिंगल एक्सपेंस जो डायरेक्ट है। तो जो भी मेरे पास यहाँ बच रहा है और कुछ नहीं, दैट इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है? बस माइनस करके बता दीजिए कितना आ रहा है बच्चों। सर 44,70,000। 44,70,000 बता रहे हैं। ठीक है, टोटल भी लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 44,70,000। अब फिर से शुरू हो जाओ, सर बस जो जो चीजें थी। वो जो हाँ जी बेटा हमें बोलो। सर वो जो हमें वो दिया ऊपर फिक्स एसेट वाला, हम्म। यहाँ पे जो ये 15 लाख है उन दोनों को जो डिफरेंस है वो हमने एडिशन परचेज करा है कि 15 लाख बेटा करा है? 15, बेटा 10 लाख ओपनिंग अलग दे रहा है, एडिशन 15 लाख अलग दे रहा है, यानी ड्यूरिंग द ईयर बेटा 15 लाख खरीदा है ना। तो टोटल आपकी फिक्स एसेट 25 की हो गई। 25.5 की हो गई। 10.5 प्लस 15। अब डेप्रिसिएशन जब मैं चार्ज करूंगा तो इस 15 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से लगा के चलूंगा पर एनम बेसिस पे। वो डेट टाइम फैक्टर वहां पर इनटू कंसीडरेशन आएगा ना बच्चे। ठीक है। ओके सर। चलो, अब बेटा आपको यहाँ पे गिवन है एक्सपेंसेस कितने के? 480 के। लेकिन सर एक्सपेंसेस को लेकर कुछ एडजस्टमेंट थी। यहाँ पे लिख दिया टू एक्सपेंसेस। सर 480 के एक्सपेंसेस थे। अरे इसको इनर में लिखता हूँ मैं। 480 के बेटा एक्सपेंसेस थे। सर ड्यूरिंग द ईयर कुछ खर्चे आपने ऐड करे थे सर, 90 के। 480 + 90। लेकिन यहाँ पर तुमने 45 माइनस भी करा। तो बेसिकली 480 + 90 - 45, यही हो गया ना। तो इन यस नटशेल सर। मैं बोलूँ तो 45,000 ऐड करना है। 480 में 45 ऐड कर दो तो 5,25,000 रुपये फाइव का टू खर्चा हो फाइव गया। ट्रिपल सेवन। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्या आइटम है? फिक्स डिपॉजिट है और इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट ऑन एफडी 1.5 लाख है। सीधा सीधा क्रेडिट कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन एफडी 1.5 लाख। 525 कैसे आया आपका बेटा एक्सपेंस का? 480 + 90 - 45। ठीक है, समझ आ गया। बेटा ओके। जो एडजस्टमेंट एंट्रीज करी उसका इम्पैक्ट लिया ना। क्लियर है? बैंक यस ओवरड्राफ्ट सर। कितने का था बेटा? 60 का। चलो छोड़ दो बैंक ओडी को, सस्पेंस हो गया हमारा। रेंट पे आ जाओ। रेंट 27,500 का है। तो यहाँ पे जाके क्या लिखूंगा? टू रेंट 127,500 इनर में। इसमें से माइनस कर दूंगा प्रीपेड। प्रीपेड रेंट माइनस कर दो। कितने का प्रीपेड रेंट माइनस करोगे जरा करना बेटा? 127 डिवाइडेड बाय 500, डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 5। कितना अमाउंट आ रहा है? 37500। 37500। 37,500। 3 बोल रहे हो ना? यस सर। ओके। थ्री तो थ्री दिस इज 90,000। इन्वेस्टमेंट थी 12%, 1875 की। एक्रूड इंटरेस्ट 8 महीने का। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में जाके मैंने लिख दिया एक्रूड। 18,75,000। इसके ऊपर कितना परसेंट है बेटा?
12%, 12%. और 8 महीने करना कैलकुलेट। 1,50,000. 1,50,000, सॉरी, 1.5 लाख। 1,50,000। 1,50. 1,50, 1.5 लाख। चलिए, और कुछ बचा है सर? डेप्रिसिएशन रह गई। ये लो भाई डेप्रिसिएशन। सर 10.5 लाख रुपए की मेरे पास ऑलरेडी एसेट थी। मशीनरी था, क्या था, कौन सा एसेट था? फिक्स्ड फिक्स एसेट। एसेट लिखा है, फिक्स एसेट लिखा है। सर मेरे पास 10.5 की तो पहले से बड़ी हुई है, ठीक है। उसके अलावा हमने और खरीदा 15 का। तो अगर डेप्रिसिएशन की बात करके चलूं तो 10.5 लाख के ऊपर तो पूरा लगेगा 10%, और 15 लाख जो एडिशनल खरीदा उसके ऊपर 10% लगाऊंगा, लेकिन 6 महीने का लगाऊंगा। 6 महीने का क्यों लगाऊंगा? क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदा है। समझ आ गया सबको? इस 10.5 के ऊपर फुल ईयर की डेप्रिसिएशन, और इस 15 के ऊपर 6 महीने की डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 1,05,000 प्लस 75,000, तो 1,80,000 की डेप्रिसिएशन हो जाएगी बेटा। अब जो बच रहा है बेटा वो और कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट हो गया। बताना जरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 477,477,000. मुझे फोर बस सीधा जीरो नेट प्रॉफिट बता दो माइनस करके बेटा। 3975,000. 3975,000 बेटा। प्लीज अब एक बच्चा चेक करना जरा, नेट प्रॉफिट इतना ही है क्या? 3975 है जरा, वो जो पीडीएफ भेजी है उसका टर्न करके चेक कर लीजिए, इतना ही है क्या? यस सर. यस सर, इतना ही है। चलिए, अब आओ जरा बैलेंस शीट के ऊपर। बेटा बेसिकली आज का जो मैं सेशन लेके चल रहा हूँ ना आपके साथ, ये सेशन मेरा पर्पस आरटीपी कराना नहीं है सिर्फ। आपको बेसिकली ये बताना है कि आप लोगों ने करने कैसे हैं क्वेश्चंस। आप लोगों ने भी यही काम करना है जब आप घर पे बैठे हो ना, इस टाइम पे रिवीजन कर रहे हो। नाउ इट इज योर चॉइस, यू वांट टू टेक वन आरटीपी, वन पेपर एंड सॉल्व इट इन वन गो, और यू वांट टू जस्ट टेक वन चैप्टर एट अ टाइम और उसके ऊपर टाइम लगाना है। वो हर बच्चे की डिफरेंट अप्रोच हो सकती है। कोई बच्चा ऐसा चाहेगा कि नहीं मुझे तो मिक्स क्वेश्चंस करने हैं, और कोई बच्चा चाहेगा नहीं यार मेरे को क्या करना है, पहले एक एक चैप्टर करके क्लोज करना है। तो जिसको जैसे अच्छा लगेगा। मेरे साथ सेशन कैसे रहेंगे, जैसे आप लोग चाहेंगे। एक चैप्टर चाहोगे मैं एक का भी ले लूंगा, सेपरेट चैप्टर चाहोगे मतलब इस तरीके से जैसे आप चल रहे हैं वैसे भी ले लूंगा मैं सेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बैलेंस शीट में मेरी मदद करना आप जरा, ठीक है। चलो, बैलेंस शीट के अंदर देखो जरा। सर सबसे पहले कैपिटल है 45 लाख की, ये लो भाई। लाइबिलिटी आ जाएगी, यहाँ एसेट आ जाएगा। तो कैपिटल आ गया 45 लैक्स। अब इस 45 लाख की कैपिटल के अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट करूं सर? सर 45 लाख की कैपिटल के अंदर सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट ऐड कर दूं। नेट प्रॉफिट कितने का निकाला था? 39,75,000। 3975. ठीक है सर। क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ ड्राइंग्स थी? सर ड्राइंग्स देख लो, क्या यस क्वेश्चन सर. में कुछ ड्राइंग्स थी? बिल्कुल सर, ड्राइंग्स मुझे दे रखी हैं कितने की? 525 की। लेकिन सर एक एडजस्टमेंट भी तो करी थी ड्राइंग्स को लेकर। आपने 90,000 से ड्राइंग कम कर दी थी, तो 525 में से अगर तुम 90 घटा दो तो तुम्हारे पास ड्राइंग्स जो फोर रह गई वो थर्टी कितने फाइव की रह गई? 435 फोर की। थर्टी फाइव तो 4,35,000 की ड्राइंग्स आप माइनस कर दो। ये 435 कैसा आया? 525 में से आप 90 जो है घटा दीजिए, ठीक है। अब जरा मुझे प्लस माइनस करके बेटा बता दो कितना आ रहा है। 45 प्लस 3975 माइनस 435 कितना? 80,40,000। 80,40,000। डन बच्चों। चलिए आगे बढ़े। अगला क्या है बेटा? फिक्स एसेट्स। चलो एसेट साइड में आ जाते हैं। ये लो भाई फिक्स एसेट्स। सर 10.5 लाख रुपए के फिक्स एसेट थे। इसमें ऐड मारो एडिशन। एडिशन थी 15 लाख रुपए की। सर टोटल हो जाएगा 25,50,000। इस 25,50,000 में से मैं माइनस क्या कर दूंगा? पच्चीस लाख एक पचास हजार अस्सी में से डेप्रिसिएशन जो है मैं माइनस कर दूं, ठीक है। कितने की डेप्रिसिएशन थी? एक एक लाख अस्सी अस्सी हजार रुपए की डेप्रिसिएशन। माइनस कर दो बेटा, कितना आ जाता है? 23,70,000 आ जाता है। 23,70. हो गया। आगे बढ़े।
ओपनिंग स्टॉक छोड़ दो, हम वैसे ही क्लोजिंग लिखते हैं। परचेज परचेज रिटर्न सेल्स को छोड़ दो, डेटर पे आ जाओ सीधा। डेटर 1875 के है। क्या डेटर में कोई एडजस्टमेंट है बेटा? क्या डेटर में कोई एडजस्टमेंट थी? नो नहीं थी ना। सर। नो सर। तो 1875 एज इट इज आ गया। 18,75,000। अगली आइटम क्या थी? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के थे बेटा? 16 लाख 16 लाख 50 50। 16,50,000 के। 16,50,000। अब इसमें क्रेडिटर्स में एक मुझे लाख याद है बीस एक हजार ऐड एडजस्टमेंट थी, कर दिए। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे। तो इसमें कितने के अनरिकॉर्डेड थे? एक 25 के थे शायद एक से। 20। एक एक 20। 20। एक 20। एक 20। एक 20 ऐड करो जरा इसमें। तो सोलह सतारह लाख लाख पचास में सत्तर एक 20 हजार ऐड करो तो 1770। 17,70,000 आ गया। ठीक है। चलो बेटा अगली आइटम पे आओ नमूना। एक्सपेंसेस डन है। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक कितना है? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ है? 15 लाख है, 15 लाख सॉरी। तो ये एफडी विद बैंक आ गया। एफडी विद बैंक कितना? 15 लाख। अगली आइटम बताना बेटा क्या है? अगली आइटम इंटरेस्ट है, छोड़ दो। बैंक ओवरड्राफ्ट 60 का। ये लो बैंक कोड ही आ गया क्रेडिट साइड में। 60,000। नेक्स्ट आइटम बोलो। रेंट है। अभी डील करूंगा रेंट को, मुझे याद है प्रीपेड रेंट है। इन्वेस्टमेंट 18,75। ये लो बेटा। 12% इन्वेस्टमेंट। 18,75,000। और उसके अलावा बैंक का बैलेंस कितना गिवन है? सर बैंक का बैलेंस गिवन है 12,67,500। सर अब जो जो आइटम्स बची हैं मैं लिखना शुरू करता हूँ। सर मुझे याद है एक तो प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट हम निकाल के बैठे हैं 37,500 का। सर उसके अलावा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी जो तुमने निकाला हुआ है वो 1.5 लाख रुपए का निकाला। ठीक है। डन हो गया। सर और कोई आइटम बची है? सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 7.5 लाख का। सर जरा टोटल कर लो, क्या तुम्हारी बैलेंस शीट मैच हो रही है क्या? 80,40,000 प्लस 17,70,000 प्लस 60,000 कितना आ रहा है टोटल? 98740। 98740। 987। ये यही कह रहे हो? अब यस। क्या करोगे? अप्रोच समझ लो बच्चों, पेपर में भी ऐसे करना। एक साइड का टोटल किया, 9870 आया। अब तुम ना एसेट साइड के बैलेंसेस माइनस करना शुरू करो। इससे क्या होगा? डबल चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर जीरो हो गया इट मीन ओके है क्वेश्चन। अगर जीरो नहीं हुआ इट मीन तुम्हें पता लग जाएगा तुमने कितने अमाउंट की आइटम मिस कर दिया। 9870 में से माइनस करते जाओ। 23,70,000। 18,75। 15 लाख। फिर 18,75। ठीक है। फिर उसके बाद 12,67,500। फिर 3,75,000। फिर 1.5 लाख। और फिर आपका 7.5 लाख। क्या जीरो आ रहा है? यस सर। यस हो सर। गया। आपका फाइनल अकाउंट भी हो गया। चलो मॉड्यूल 1 के बेसिकली सारे क्वेश्चन कर डाले जो इस बार के आरटीपी पे थे। चलिए बेटा। बेटा ये अब एनपीओ के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है। Dr. Malik started a practice on 1st of April 24 with 8 lakh of his own funds and 12 lakh borrowed at the interest of 12% per annum. बेटा प्रैक्टिस शुरू करी है। 8 लाख कह रहे हैं खुद के फंड से। ठीक है। और खुद के फंड से और 12 लाख रुपए का लोन ले रखा है। कह रहे हैं हिज अकाउंट्स वर्क फॉर द ईयर वर्क केप्ट ऑन अ कैश बेसिस। उसने बोल दिया कि भी कैश बेसिस के ऊपर वो अकाउंटिंग बना के चल रहा है। रिसिप्ट और पेमेंट आपको गिवन है। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज प्राइवेट प्रैक्टिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्पेसिफिकली बोला है कि प्राइवेट प्रैक्टिस से जो उसका इनकम एक्सपेंडिचर है वो बनाना है। और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। कह रहे हैं डेप्रिसिएशन इग्नोर करने के लिए बोला है। अरे तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान है। 3 के नंबर है बेटा। और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। लिखो जरा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं, यहां बना दूंगा कैपिटल अकाउंट। अब उसने स्पेसिफिकली कैपिटल अकाउंट मांग लिया बेटा, तो जब मांग लिया कैपिटल अकाउंट तो मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है। चलो सबसे पहले क्या गिवन है? ओन कैपिटल 8 लाख रुपए। तो एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक टू कैपिटल। तो ये आ गया बेटा बाय बैंक 8 लाख रुपए। ये जो खुद की कैपिटल से पैसा आया। लोन लाइबिलिटी है, नहीं लिखूंगा। प्रिस्क्रिप्शन फीस क्या इनकम में चला जाएगा?
तो यहां पर जाके लिख दूं बाय प्रिस्क्रिप्शन फीस 26,40,000 रुपए। सर विजिटिंग फीस से कितना मिला? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए विजिटिंग फीस आ गया। बोलो क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? लेक्चर फीस से सर। कितना मिला? उसको 96,000। तो कहीं लेक्चर देने गया ये, तो उससे उसको कितना मिल रहा है? 96। जो पेंशन मिली 12 लाख रुपए की, बेटा ये 12 लाख की पेंशन का क्या कहते हो, इसका क्या करना चाहिए? क्या सर ये तो 12 लाख रुपए की पेंशन क्या यहाँ आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। वाई? क्यों? उसकी पर्सनल है। इनकम और एक्सपेंडिचर जो बनाना है वो तो उसकी प्रैक्टिस से बनाना है। तो जो 12 लाख रुपए की पेंशन है वो उसकी कैपिटल में एडजस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आके क्या आनी चाहिए? बाय बैंक कितना? 12 लाख रुपए। ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेंशन। तो जो पेंशन मिली है उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। बेटा समझ में आ रहा है? क्लियर हुई ये चीज? Yes. अलग क्वेश्चन है ये, अनोखा डिफरेंट क्वेश्चन है। आपके बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट पास्ट पेपर के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन बेटा काफी बार जो है आया हुआ। ठीक है। मेडिसिन परचेज कितने की रही? 980 की। ये तो खर्चा हो गया प्रैक्टिस के लिए। तो ये आ गया टू मेडिसिन। अब जरा बस चेक जरूर कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं बोल दिया कहीं क्वेश्चन में कि कुछ क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन का, होना चाहिए। है इसमें। सर 980 की मेडिसिन परचेज करी, है एंड सर। में बोला हुआ है कि स्टॉक मेडिसिन का 380 है। तो बेसिकली मेडिसिन कंज्यूम्ड आ गया ना बेटा। कितने की मेडिसिन कंज्यूम्ड करी होंगी? 680 की। ये 680 कैसा है, सबको क्लियर होता है? तो 980 में छह से लाख क्या मुझे, आएगा। सॉरी 6 लाख, 980 में से 380 माइनस करना चाहिए तो 6 लाख। तो 6 लाख रुपए की आपकी मेडिसिन आ गई। ये हो गया। सर्जिकल इक्विपमेंट बेटा ये तो एसेट है ना, तो यहाँ थोड़ा ना आएगा। हाँ इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन है तो बेटा वो जरूर आएगी। मोटर कार बोला हुआ 1280, ये भी एसेट है तो यहाँ नहीं आएगा। मोटर कार के खर्चे कितने के हैं? 480 के। नीचे बोला हुआ है 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस आर टू बी ट्रीटेड एज एप्लीकेबल टू प्राइवेट यूज। अच्छा मोटर कार का अगर टोटल खर्चा 480 है, और मैं कह रहा हूँ इसमें से 1/3 ऐसा है जो प्राइवेट यूज के लिए आप मान के चल रहे हैं मोटर कार यूज हो रही है, तो यानी मेरा बाकी जो खर्चा है वो तो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है ना। तो मोटर कार एक्सपेंसेस मुझे यहाँ पर लेके जाने चाहिए, लेकिन कितने? 3 लाख टू 20 थर्ड ऑफ हजार 480। तो दो 3 लाख लाख 20 अस्सी हजार 3,20,000। और जो 1/3 है, क्या वो मेरे लिए ड्राइंग्स बन गई? 1/3 जो ड्राइंग्स बन गई ना, बेसिकली मोटर कार के जो खर्चे हैं वो मेरे पर्सनल वाले जो हो गए 1,60,000 के का यहाँ आने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या किया बेटा? यस सर। वेजेस और सैलरी 420 है। ठीक है। उसने बोल दिया है कि सैलरीज आर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डोमेस्टिक सर्विसेज कितना? 30,000। तो यहाँ पर जो आपका वेजी सैलरी जाना चाहिए वो कितना जाना चाहिए? यहाँ वेजी सैलरी 390 जाना चाहिए। और यहाँ पे ड्राइंग्स के तीस अंदर हजार वेजेस कितनी आ जानी चाहिए? लाइबिलिटी सर। 30,000 रुपये जाना चाहिए। लाइबिलिटी साइड नहीं बेटा, कैपिटल अकाउंट बना रही है। रेंट ऑफ क्लीनिंग कितना आ जाएगा? 240। तो यहाँ पर रेंट आ जाएगा बेटा 2,40,000 रुपए का। जनरल चार्जेस कितने के हैं? 196 के। तो जनरल चार्जेस 1,96,000। हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस 720 के, तो ये भी ड्राइंग्स हो गई। तो बेटा ये आ गया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7,20,000 रुपए के। सर उसके अलावा क्या है? हाउस होल्ड फर्नीचर। सर हाउस होल्ड फर्नीचर जो है वो भी ड्राइंग्स में ही जाएगा। तो हाउस होल्ड का जो फर्नीचर आया 1 लाख रुपए वो भी यहाँ पर आ गया। ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन डॉटर्स मैरिज, तो 8,60,000 रुपये बेटा ये एक्सपेंसेस ऑन डॉटर मैरिज। ठीक है। तो वो भी तो ड्राइंग्स का ही पार्ट बनेगा। 8,60,000 रुपये। तो ये सारी आइटम्स लिख ली। सर इंटरेस्ट ऑन लोन 144। सर ये जो लोन लिया हुआ है तो बिजनेस के लिए ले रखा है, प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 1,44,000। सर ये जो बैंक और कैश बैलेंस है इसका मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा मैंने सारी आइटम्स को डील कर लिया। अब जो भी बेटा मेरे पास यहाँ बचेगा, ठीक है, बेसिकली वो मेरा सरप्लस है, या मैं कह सकता हूँ कि वो मेरी इनकम है। किस में से? फ्रॉम, वो मेरी नेट इनकम है प्रैक्टिस से। जरा बताना कितनी आ रही है नेट इनकम? 18,46,000। कितना? 18,46,000। 18,46,000 की इनकम आ रही है या सरप्लस आ रहा है। ये 1846 का कैपिटल में ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बाय सरप्लस, या ऐसा लिखूं बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
से सरप्लस जो आपका ट्रांसफर हुआ 18,46,000 ये ट्रांसफर कर दिया। सर अब जो भी यहाँ पर बचेगा बेटा वो और कुछ नहीं, आपका बैलेंस कैरी डाउन होगा। बता दीजिए बेटा बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है बस। कितना आ रहा है बैलेंस कैरी डाउन? 19,76,000। बेटा आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो आपका ये क्वेश्चन भी डन है। 19,76,000, दिस इज ओवर, डन। आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फेवरेट चैप्टर आप लोगों का, ठीक है। टोटल सेल्स चाहिए, टोटल परचेज चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और मुझे बता दो कैसे बनाओगे। सर डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, डेटर का क्लोजिंग है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग है। अगर मैं डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना दूं तो मेरे को लगता है मेरा पर्पस सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट बना दूं ना, मुझे लगता है मेरा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। चलो यहां पर मैं बनाता हूँ डेटर अकाउंट और यहां मैं बनाता हूँ क्रेडिटर अकाउंट, बस मेरी मदद करते रहो। 157,500, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 157,500। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 182,500, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 182,250, सॉरी 182,250, डन। बिल रिसीवेबल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट डू यू मीन बाय द बिल रिसीवेबल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर? बस मुझे इसकी एंट्री बता दो क्या करो। सर इसकी होगी BR to debtor. बी नहीं आर टू डेटर, नहीं क्रेडिटर टू बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, श्योर? यस, सोच लो एक बार। सोच लिया। बेटा बी आर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है तो आपके लिए तो बी आर होगा ना। जो ना दूसरा बंदा होता है, हम बनाते हैं बीआर, बेटा और जो दूसरा बंदा है वो रिसीव रिसीव का करता है मतलब उसको। क्या है? सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करती है और हमें वो वापस भेजती है। याद करो बी आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फ्लो चार्ट बनवाया था, बना के दे रखा है फ्लो चार्ट आप लोगों को। मैंने बिल बनाया, वो तब तक बिल नहीं है जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैंने बिल बना के आपको भेजा, ड्राफ्ट बना के आपको भेजा, आपने उसको एक्सेप्ट किया, तब वो बी आर बना। आपने मुझे वो बी आर वापिस भेजा, आपने वो साइन करके मुझे वापस भेजा, वो मिला है मुझे, तो मेरे लिए क्या बी आर नहीं है ये? तो क्या इसकी एंट्री बी आर टू डेटर नहीं होना चाहिए क्या? पर सर Yes, रिसीव किया ना उस हमने तो बच्चे हमको रिसीव तो मत देखना, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड लिखा हुआ है। अब बिल रिसीवेबल तो आपके लिए तो बिल रिसीवेबल है ना, इट इज बिल रिसीवेबल फॉर यू, सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट करा है। अच्छा, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है कोई बात नहीं, जस्ट एक सेकेंड, मुझे नेक्स्ट एंट्री बताओ फिर। बिल्स पेबल इशूड, बिल्स पेबल इशूड का मतलब क्या होगा ये भी फिर वही इसका होगा क्या कि करोगे? हमारे लिए वो बिल्स Creditor पे। to bit. Creditor ये to मेरे debtor. लिए बिल्स पेबल होगा ना बेटा। बिल्स पेबल इशूड का मतलब क्या होगा कि वो मेरे लिए बिल्स पेबल है, कि मैंने एक्सेप्ट करा और मैंने बिल इशू कर दिया, ठीक है, कि मेरे लिए बिल्स पेबल है, ठीक है। बिल रिसीवेबल बेटा, रिसीव्ड का मतलब है कि जो बिल सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट करके मुझे वापस करे हैं, रिसीव करे हैं मैंने उससे। और बिल्स पेबल इशूड का क्या मतलब है कि जो बिल मैंने एक्सेप्ट करे, ठीक है। इसका मतलब है वो बिल जो हमने एक्सेप्ट करे हैं, और इसका मतलब ये वो बिल है जो हमने बनाए होंगे। तो यहां पर हम ड्रॉर होंगे, यहां पर हम ड्रॉई होंगे। तो यहां पर क्या होगा? क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल होना चाहिए क्या? 119250, बोलो यहां तक सबको क्लियर होता है? yes, sir. सर Yes, मेरे sir. को नहीं हुआ क्लियर। बच्चे क्या कंफ्यूजन हो रही है बच्चे? बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फ्लो चार्ट याद करो ना। देर इज अ ड्रॉई, देर इज अ ड्रॉर। तो ड्रॉर में क्या करता है? सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाता है, ड्राफ्ट बनाने के बाद वो किसको भेजता है? ड्रॉई को भेजता है। ड्रॉई उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है।
एक्सेप्ट करने के बाद वो किसको भेजता है, ड्रॉर को भेजता है। तो ये तो यहाँ पे तो ड्राफ्ट ही चल रहा था ना, जब ये एक्सेप्ट हो गया तो क्या इसके लिए ये बीपी नहीं बना, और क्या इसके लिए ये बीआर नहीं बना। तो ये जो बिल साइन करके इसने भेजा, आपने ये बीआर रिसीव करा है, उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपने ये बीआर रिसीव करे हैं। और जो बिल्स पेबल इशूड लिखा है वो इसका मतलब ये है, ये बिल्स पेबल इसने इशू करे हैं। समझ आया बच्चे? यस। क्लियर? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 351, तो कैश टू डेटर्स 3,51,000। क्रेडिटर्स को पैसा दिया तो क्रेडिटर टू कैश या बैंक 3,87,000। बैड डेट्स रिकवर्ड, एंट्री बोलना, क्या कैश टू बैड डेट रिकवर्ड होता है, तो इसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, एंट्री बोलना, क्रेडिटर टू बीआर 60,750। यहां तक हो गया? yes हाँ जी sir, बच्चों, यहां तक डन है। बिल रिसीवेबल Yes, sir. डिसऑनर्ड बाय कस्टमर, बिल रिसीवेबल बेटा कस्टमर ने डिसऑनर कर दिए, बोलो बिल रिसीवेबल customer सॉरी to bill डिसऑनर्ड बाय कस्टमर है, receivable, क्या एंट्री करोगे, डेटर टू बीआर yes sir, कितना 11,250। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, तो क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड 15,750। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 20,250। एंडोस्ड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, आपने बिल रिसीवेबल जो एंडोर्स करे हुए थे वो डिसऑनर हो गए। तो जब एंडोर्स करा था तो क्रेडिटर टू बीआर एंट्री करी थी, अब वो बिल डिसऑनर हो गया, तो मैं डेटर को फिर से डेटर बनाऊंगा और क्रेडिटर को फिर से क्रेडिटर बनाऊंगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर टू क्रेडिटर। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सेल रिटर्न, एंट्री बोलना, सेल रिटर्न टू डेटर। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, अच्छा बिल बीआर डिस्काउंट कराया तब क्या होगा, बैंक डिस्काउंट टू बीआर, तो मेरी यहां पर नहीं आने वाला ये। डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल 4,500, इसका मतलब क्या हुआ डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल का, ये 4,500 का क्या करोगे? हाँ जी, इस 4,500 का क्या करूं बच्चों? So, इसमें bill discount ये का होगा 18,000 तो नहीं आएगा, इस bank 4,500 का कुछ to होगा। BR, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है बेटा, यहाँ पर पता क्या होना चाहिए मेरी ओपिनियन में, इट शुड बी डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे डिसऑनर्ड वर्ड होना चाहिए साथ, ऐड कर लो डिसऑनर्ड, या डिसऑनर्ड होना चाहिए। अब बताओ क्या होना चाहिए, Debtor तो to डेटर bank. टू बैंक होगा, debtor to debtor bank. to bank, Debtor to bank. ठीक है। कैश सेल्स कितना 379 का, यहाँ नहीं आएगा, कैश परचेज यहाँ नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस लिखिए, ये आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 1,84,500। यहाँ क्या आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, आपने एक भी एंट्री मिस आउट कर दी, एक भी अमाउंट गलत लिख दी, तो बेटा क्वेश्चन आपका वहीं पे खत्म हो गया, वहीं पे आपका मार्क्स गए। अब आपका यहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है क्या और कुछ नहीं बेटा, सेल्स है, Sales. और कौन सी सेल्स है, क्रेडिट वाली। Credit sales. इसी तरीके से यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ रहा है, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, परचेज है, वो भी कौन सी वाली, क्रेडिट वाली। बताना कितना कितना अमाउंट आ रहा है। फिर ऊपर आ रहा है 506250. यहाँ पर मुझे बता रहे हैं 506250, और यहाँ पे यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, 607,500. 607. 607,500। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना, उसने टोटल सेल्स और टोटल परचेज पूछी है। तो अगर मैं टोटल सेल्स की बात करके चलूं, तो सर क्रेडिट सेल्स होगी 506250, प्लस कैश सेल्स कितनी होगी 379,125, ठीक है। इसी तरीके से टोटल परचेज की बात करके चलूं, तो टोटल परचेज बच्चों कितना
टोटल परचेज आपकी सर 607500 क्रेडिट वाली और 445050 आपकी क्रेडिट कैश वाली। बेटा जब टोटल करके बताना यहाँ कितना आ रहा है और इसका टोटल बताना कितना आ रहा है। 885375 सॉरी 885375 एट 85375 853 बेटा 8 8 79065 सर 88 3 8853 अरे 8853 75 75 हाँ और जी यहाँ का टोटल कितना आ रहा है बच्चों परचेज का 10,52,550 10 लाख 52,550 52,550 10,52,550 बोल रहे हो। yes yes sir sir डन, दिस शुड बी आंसर। ठीक है, डन हो गया ये। अच्छा सर अगला आपका पार्टनरशिप है। सर पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। पार्टनरशिप जो है बेटा मैं अभी नहीं करवा रहा, ठीक है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन जो है बेटा मैं डिस्कस कर लूंगा सेपरेटली। पार्टनरशिप जो है मैं सेपरेटली ही डिस्कस करके चलूंगा, ठीक है। अब आ जाओ किसके ऊपर, और कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग जरा खुद से करें। पार्टनरशिप में डिस्कस कर लूंगा, कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग खुद करें। जस्ट एक बार मैं आपके साथ क्वेश्चन रीड जरूर कर देता हूँ, ठीक है। ए लिमिटेड एक कंपनी है, ऑथराइज कैपिटल है 2.5 करोड़ रुपए की, ठीक है। पार्टनरशिप बेटा अलग से करेंगे डिस्कस, उसका मैं एक अलग ही सेशन शेड्यूल करूंगा जिसके अंदर मैं आपके साथ ना फिर पार्टनरशिप ही करूंगा सर। मतलब मैंने पार्टनरशिप का कैसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन उठा लिए फर्स्ट से और एक लंबा सेशन लेके चलेंगे हम पार्टनरशिप का, लगभग 4 से 5 आवर्स का वो सेशन रहेगा, ठीक है। जिस दिन भी वो क्लास शेड्यूल्ड होगी, टेंटेटिवली 10th, तो 4 से 5 घंटे का एक सेशन रखूंगा मैं आपका, जिसके अंदर मैं आपका पार्टनरशिप खत्म ही करवा दूंगा। 5 आवर्स के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्टनरशिप के मुझे लगता है मेरे करवाने वाले हैं, पार्टनरशिप बेसिक्स, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, एडमिशन कम रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट वो सॉरी डेथ कम एडमिशन, मतलब जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके अंदर, इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ द जेएलपी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी, जितने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं मैं एक ही गो में करवा डालूंगा, ठीक है। जहां तक कंपनी अकाउंट्स की बात है, कंपनी अकाउंट्स में चाहूंगा आप लोग जरा एक बार खुद से करिएगा, जिन जिन क्वेश्चन में डाउट होगा मैं वो वाले क्वेश्चन आपको बता दूंगा। एक लिमिटेड कंपनी है, 2.5 करोड़ रुपए की उसकी ऑथराइज कैपिटल है, रुपीज लिखा हुआ है, 10 रुपए शेयर, कह रहे हैं 15 लाख शेयर ऑलरेडी इशूड है, यानी 10 लाख शेयर ही आप और इशू कर सकते हो। कंपनी अब क्या करना चाह रही है, 3,37,500 शेयर इशू करना चाह रही है, 10 रुपए वाले एट 14 ईच। कह रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपए जो 31 मई तक आएंगे। अलॉटमेंट 10 जून को हो रही है, इसमें प्रीमियम भी है, और फाइनल कॉल जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक है। एप्लीकेशन रिसीव हुई 14 लाख की शेयर्स के लिए, 25,000 शेयर जो हैं कहेंगे उनको पूरी अलॉटमेंट कर दी। तो बेटा जब भी आपको शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आए, आपको एनालिसिस टेबल बनाना है, तो मेरे पास पहली कैटेगरी बन गई, 25,000 शेयर हैं और उसको 25,000 हमने अलॉट कर दिया। दूसरी कैटेगरी क्या है, 1,25,000 शेयर्स के लिए जिनसे एप्लीकेशन आई, उनको हम कह रहे हैं कि अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर अप्लाइड। कह रहे हैं कि 1 शेयर देंगे हर 2 शेयर के बदले में, ठीक है। और इनको कोई पैसा तुम वापस नहीं कर रहे, प्रो रेटा अलॉटमेंट हो रही है, तो यानी इनको हमने 62,500 शेयर अलॉट करे होंगे। बाकी जो 12.5 लाख शेयर आपके पास आए हैं, इन 12.5 लाख के लिए क्या बोलता है कि 1 शेयर जो है फॉर एवरी 5 शेयर अप्लाइड फॉर, तो 1 शेयर एक, बाकी 5 के लिए तो 2.5 लाख आ जाएगा। अब जरा टोटल करके चेक कर लेना, 12.5 प्लस 1 25, 13 75, 13 75 प्लस 25 14 लाख, तो 14 लाख बेटा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है। 2.5 प्लस 62,500 प्लस 275, 275 प्लस 62, 275 प्लस 62 हो गया 325, 325 और 12, 337,500, 337,500 है, करेक्ट है। 337,500 बेटा आ गया, ठीक है। कह रहे हैं फाइनल कॉल जो है वो रिसीव हो गई, यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रांजेक्शन। अरे तो बेटा क्वेश्चन ही बड़ा सिंपल आ गया, इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन है बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, ना कोई बस ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ना कोई आपका यहाँ पे डिफॉल्ट हो रहा है, ना रीश फॉरफिट हो रहा है, ना रीइशू हो रहा है। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा ये क्वेश्चन खुद से। yes yes sir sir yes sir इन 25,000 के ऊपर तो पूरा पूरा पैसा आया, तो यहां पर कोई प्रो रेटा वाली बात नहीं हुई, ठीक है। इनके ऊपर क्या हुआ,
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। द सरप्लस ऑन द एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। कह रहे हैं यहां पर आप प्रो रेटा बेस पे चल पड़ोगे। कह रहे हैं जहां पर आपने एक शेयर दिया है, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन बाय द कंपनी। कह रहे हैं जितना अलॉटमेंट पे पैसा चाहिए वो रिटेन कर लोगे, बाकी वापिस कर दोगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो यहाँ पर पहली दो एंट्रीज करके देख लेते हैं बेटा। 2.5 लाख रुपए के ऊपर आपको कितना आया होगा? 2 रुपए के हिसाब से क्या 50,000 आ गया होगा? यहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपए आ गया होगा, यहाँ पर आपको 25 लाख रुपए आ गया होगा। ठीक है, अब ये 50,000 तो पूरा एडजस्ट हो गया। अब ये जो आपका 2.5 लाख था, इसमें 62,500 इंटू कितना? ठीक है, 2। 1,25,000 तो किसके लिए एडजस्ट हुआ होगा? 1,25,000 एप्लीकेशन के लिए एडजस्ट हुआ होगा। तो आपके पास एक्सेस आया यहाँ पर 1,25,000 रुपए, ये आपका एक्सेस आया होगा यहाँ पे। अब उसने बोला था कि ये हम एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर हम वापस नहीं करने वाले पैसा, कोई पैसा यहाँ पे वापस नहीं हो रहा, तो ये अलॉटमेंट के लिए यूज होगा। ठीक है, दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं। अब यहाँ पे 25 लाख रुपए है, 25 में से 2.5 के ऊपर अगर मैं बात करके चलूं तो फाइनल कॉल कितनी? सर देखो, 2 रुपए यहाँ हो गया, 5 रुपए यहाँ पर हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम, टोटल हो गया 7 रुपए। तो 7 रुपए यहीं पर बनते हैं। अब 2.5 लाख इंटू 7 कर लो। सर 2.5 लाख इंटू 7 अगर मैं करता हूं तो कितना बनता है? सर 2.5 लाख इंटू 7 बनेगा 12.5, 12.5, 17.5 लाख। हाँ जी 17.5, तो एक्सेस कितना आ जाएगा? 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए आपके पास 2.5 लाख इंटू, एक मिनट बच्चों, लास्ट वाले भी ध्यान दो बेटा दोबारा से। 2.5 लाख शेयर इशू कर रहे हो यहाँ पे, तो 2.5 लाख इंटू 2 कितना हो गया? एप्लीकेशन का 2 रुपए और 5 रुपए अलॉटमेंट का, तो 2.5 लाख इंटू 7 हो गया 17.5। तो 7.5 लाख जो यहाँ पे एक्सेस आया हुआ है, ये रिफंड होने वाला है। तो मेरी इनिशियली जो एंट्री होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा जाएगा? सर 14 लाख इंटू 2, 28 लाख रुपए बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या एंट्री पास कर दूंगा? शेयर एप्लीकेशन शेयर अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन शेयर टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल। टू शेयर शेयर अलॉटमेंट कैपिटल में कितना? 337,500 मल्टीप्लाई बाय 2, 337,500 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, ये बनना चाहिए आपका 7.5 लाख रुपए, 6,75,000। यस सर 6,75,000 रुपये आपका जाएगा शेयर कैपिटल में। ठीक है, ये मैंने 28 लाख रुपए यहाँ डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या कर दोगे? शेयर अलॉटमेंट। क्रेडिट क्या कर दोगे? बैंक। अब बैंक में कितना जाने वाला है? 7.5 लाख रुपए बेटा बैंक में जाने वाला है, और शेयर अलॉटमेंट में कितना जाने वाला है? ठीक है, ये अमाउंट मैं प्रूफ भी कर दूंगा। अभी तो बैलेंसिंग फिगर लिखो, हम इसको प्रूफ भी कर देंगे। कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर बताना जरा। 13,75,000 13,75,000। 75,000 13,75 आ रहा है। यस सर चलो अब देखें जरा, क्या ये 13,75 बनना चाहिए? चलिए सर, सर ये जो 25,000 शेयर थे इसके ऊपर मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया। ये वाले जो थे 62,500, इस 62,500 के ऊपर मुझे कितना एक्स्ट्रा आ गया? 1,25 एक्स्ट्रा आ गया। जो 1,25 एक्स्ट्रा आया वो मेरा अलॉटमेंट के लिए यूज होगा। ठीक है, तो 1,25 तो कौन से वाला है? 62,500 शेयर्स के ऊपर है, प्लस ये जो 2.5 लाख शेयर्स हैं, इन 2.5 लाख शेयर्स के ऊपर भी जो है एक्स्ट्रा वाला अमाउंट यानी 5 रुपए। तो ये कितना हो जाता है? 12.5 लाख। बेटा 12.5 और 1,25 का टोटल करना क्या 13,75 है? डन, यस समझ सर आ गया? अब उसके बाद क्या है सर? उसके बाद तो भाई ये शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, और उसका पैसा रिसीव कर लोगे, फिर फाइनल कॉल ड्यू करोगे, फाइनल कॉल रिसीव कर लोगे। देखना चाहते हो एक बार इंटरेस्ट दिखा भी देते हैं, चलो ये देख लो। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं सर अगर हम वर्किंग नोट ना बनाए सर ये एनालिसिस टेबल बनाना जरूरी है। अरे बच्चे इतना बेसिक उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लोगों को ये 10 नंबर का वो क्वेश्चन दे देगा या 12 का क्वेश्चन दे देगा, तुम लोग कहोगे हम सीधा एंट्री करके आ जाए ना दिखाएं, ऐसे चलेगा ही नहीं। देखो इवन वो खुद उसने टेबल बनाया यहाँ पे, लिख तक रहा है कि नोट 1 कॉलम 5, नोट 1 कॉलम 6 कि कैसे आया शेयर अलॉटमेंट के ऊपर जो पैसा आया। ठीक है, ये देखो
खुद आपका इंस्टीट्यूट एक प्रॉपर टेबल बना के चल रहा है बेटा, तो बिना टेबल के बस मत चलना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ सकता हूँ। Yes, sir. अगला क्वेश्चन इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का है। ये तो आपका बेटा बुक वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, कि 5 लाख डिबेंचर इशू करे हुए हैं, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए, पैसा उनको वापस कर दिया। जनरल एंट्री तो इशू के टाइम पे क्या होगी? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट अकाउंट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट बनाना है अगर टीडीएस 10% डिडक्टेड है। ये एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, रैदर मैंने सोचा हुआ है कि डिबेंचर के लिए इशू एज वेल एज रिडक्शन मैं एक सेपरेट क्लास रखूंगा, पार्टनरशिप की सेपरेट रखूंगा। तो जब डिबेंचर का करवाऊंगा तब ये दोनों क्वेश्चन पिक करूंगा। अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही बेसिक, किसके ऊपर है? बोनस इशू के ऊपर है। कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट रेट ऑफ 2 फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड। अब इक्विटी शेयर्स हैं कितने? अब बेटा यहाँ पर आप लोग जो गलती कर देते हैं कई बच्चे, वो ऑथराइज कैपिटल का निकाल देते हैं। बेटा ऑथराइज का थोड़ा निकालना है। कितना है आपका? 6,75,000 है। तो 6,75,000 आपके इक्विटी शेयर्स हैं। 5 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितने शेयर्स आ रहे हैं? कितने शेयर आ रहे हैं बच्चों? 2.5 लाख आ रहे हैं क्या? अरे बच्चों, 2.5 लाख शेयर आ रहे हैं। 2,70,000 आ दो रहे लाख हैं। 70 2,70,000। हजार 2,70,000 दो आ लाख रहे थे। 270 आ रहे हैं। तो Yes, दो sir. लाख सत्तर हजार जो है आपके यहाँ पे शेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब 270 शेयर्स आपके बोनस हो गए। 270 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो, पहली बात तो यहाँ पर ये आ जाता है 270 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो मेरी ऑथराइज कैपिटल कम पड़ रही है। तो मुझे यहाँ पर एक लाइन लिखकर आनी पड़ेगी कि नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास टू इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, तो 270 आपका ये आ जाएगा। तो 27 लाख रुपए से बेटा आपकी एंट्री होने वाली है। अब क्योंकि फुली पेड अप बोनस शेयर हैं तो आप जानते हैं आप सीआरआर भी यूज कर सकते हो, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकते हो, और आप फ्री रिजर्व भी यूज कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पे 27 लाख से एंट्रीज होनी है, 2 एंट्रियां पास होनी है। पहली एंट्री क्या पास करके चलूंगा? बोलो जी, क्या क्या एंट्री पास करके चलोगे? सर सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विद द बैलेंस अमाउंट। बेसिकली 27 लाख में से ये तीनों माइनस कर दो। ठीक है, टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, देख लीजिए जरा। ये देख लो बेटा, सीआरआर डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और नोट्स के अंदर देखना, यहाँ पे इन्होंने 7.5 लाख था, क्या इसको बढ़ा के 945 कर दिया। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है कि आउट ऑफ अबव 2,70,000 इक्विटी शेयर्स हैव बीन इशूड बाय वे ऑफ बोनस। और जो रिजर्व एंड सरप्लस था उसके अंदर हमने दिखाया यूटिलाइज फॉर बोनस इशू माइनस करके दिखाया और नील दिखाया। डन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब आ जाओ आप आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, आरटीपी के। आखिरी क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। एक बार बस मैं वो चीज चाहता हूँ कि आप लोग जरा ये पढ़ो और मुझे बताओ क्या कोई ऐसी चीज है जो मेरे क्लास के अंदर कवर्ड नहीं है? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, क्या मैंने क्लास में कहीं कभी ना कभी बताया कि 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होती है? गोइंग कंसर्न, एक्रूवल और कंसिस्टेंसी। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला हमने पढ़ा हुआ है? रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, Yes, sir. कि Yes. जब ड्रॉई जो है वो पहले आके पैसे दे देता है, क्या वो वाले कंसेप्ट के ऊपर नोट पूछ लिया? Yes, sir. पैटी कैश बुक और उसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्या पैटी कैश बुक भी हमने क्लास के अंदर कवर करी हुई है? Yes, sir. अगला देखो, मशीन आर रेट ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो मशीन आर रेट कैसे निकालते हैं, क्या मैंने वो भी सिखा रखा है आप लोगों को? Yes, sir. गार्नियर वर्सेस मुरे कहाँ नहीं लगता? याद है जब डिसोल्यूशन कराया था मैंने बोला था बेटा कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, कि गार्नियर वर्सेस मुरे कहाँ नहीं लगता, कहीं बार थ्योरी पूछ लेता है। तो गार्नियर वर्सेस मुरे कहाँ का नहीं लगता था? जहां पर आपके दो सारे के सारे पार्टनर्स होते पार्टनर्स हैं। इंसॉल्वेंट है। ठीक है,
यहाँ पे फर्म के अंदर है ही सिर्फ दो पार्टनर, यहाँ एक एग्रीमेंट हो रखा है कि भी हम किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर उसको लॉस को बेयर करके चलेंगे, राइट। डन बच्चों। देखो मशीन और मेथड के अंदर क्या करा, इंस्टीट्यूट चिपका दिया, इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट वाला चिपका दिया, बिल्कुल वैसा। कह रहे हैं कि अर्ली डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। पैटी कैश बुक, कह रहे हैं कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी स्मॉल पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। अगर इन सारी कैश बुक सारी पेमेंट्स को कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक हैवी हो जाएगी, ठीक है, ओवरबर्डन हो जाएगा, कैशियर विल बी ओवरबर्डन, मेन कैशियर। तो हम एक पैटी कैशियर अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका रिटायरमेंट ऑफ अ बिल अंडर एक्सचेंज, कि एक्सेप्टर ऑफ बिल्स जो है उसके पास पेयर फंड्स हैं, तो मेच्योरिटी से पहले बिल की पेमेंट कर देता है। वही चीजें लिखी हुई है, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। डन बेटा। इसी के साथ आपका जो है आरटीपी का सेशन, ठीक है, ऑन सितंबर 2025 खत्म हुआ। मैंने कौन से क्वेश्चन नहीं करे हैं इसमें डिस्कस, एक तो थ्योरी वाले क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में थे, जिसके अंदर फंडामेंटल वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और पीरियोडिसिटी वाला। दूसरा बच्चे मैंने आपके साथ कौन सा क्वेश्चन जो है नहीं कवर करा है, मैंने आपके साथ इसमें पार्टनरशिप कवर नहीं करा है, रीजन बीइंग बिकॉज फॉर पार्टनरशिप आई विल बी कंडक्टिंग अ सेपरेट सेशन ऑलमोस्ट ऑफ 4-5 आवर्स, वेदर ऑलमोस्ट यू कैन टेक से 6 आवर्स, ठीक है। जिस उस लेकिन उस 6 घंटे के अंदर हमारी पूरी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन, मैं जितने अच्छे क्वेश्चन है आपके साथ करवा दूंगा, ठीक है। देन आपका डिबेंचर्स, फॉर डिबेंचर आई विल बी टेकिंग अ सेपरेट सेशन, जिसके अंदर हम 2 घंटे लगाएंगे और इशू एज वेल एज रिडम्पशन के जितने अच्छे क्वेश्चन है खत्म कर देंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपके साथ बेटा सारा का सारा डिस्कस कर लिया। किसी बच्चे का बेटा कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए इन दिस आरटीपी, अदरवाइज आई विल एंड द रिकॉर्डिंग हियर, देन वी विल डिस्कस फर्दर, ठीक है। बोलो बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। चलिए बेटा, देन वी आर वी विल एंड द रिकॉर्डिंग हियर।